हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल आप सबका? मैं आपकी मैम सीए कंचन गुप्ता आ चुकी हूँ आपके सामने और आप विश्वास नहीं करोगे कि आज क्या होने वाला है। क्या होने वाला है मैम? आज बहुत कुछ होने वाला है। आज हो रहा है मैराथन। मैराथन में ढेर सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के साथ साथ ऑलमोस्ट सारे ही कॉन्सेप्ट्स को मैं यहाँ पे कैटर कर दूंगी 2 से ढाई घंटे के अंदर। तो आप जितने भी बच्चे इस बार सीएसईटी का पेपर देने जा रहे हो, सबके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, यहाँ पे वो सब आपको मिल जाएगा जो आप काफी दिन से सोच रहे थे कि कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन एक साथ मिल जाए, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपके लिए आ चुका है। तो यहाँ पे मैं बात करूं, मैराथन हमारे जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट की हम चर्चा कर रहे हैं। तो सभी बच्चे आ जाओ, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से अपना करिकुलम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी सी बातें आती है आपके सामने कि मैम हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा हम एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी करेंगे, कॉन्सेप्चुअल रिवीजन भी करेंगे और थोड़ा हमारी स्पीड फास्ट रहने वाली है। मैम पेपर कितने मार्क्स का आएगा? 50 मार्क्स का आएगा। पेपर हमारा कैसा रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा। पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग हमारी नहीं होने वाली है। मैम हम पढ़ाई कैसे करेंगे? बेटा आपको जो मैं लेक्चर दे रही हूँ, आपको ये लेक्चर पूरा देखना है। अब ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है तो आप इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन ऑलरेडी मैंने इतनी स्पीड कर रखी है ना, मैं इतना फास्ट बोलूंगी कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो मे भी हो सकता है आपके लिए ज्यादा हो जाए। तो मैं यहाँ पे बेटा आपको लेक्चर भी कराऊंगी प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी कराऊंगी। तो प्रॉपर अच्छे से इसको आपको देखना है कि मैम ये बताइए कि नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? नोट्स आपको मिलेंगे बेटा पीडब्ल्यू के ऐप पे। चलिए डन 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 डन। क्या मैम आप हमें सारा सिलेबस कराओगे? हाँ, इकोनॉमिक्स में आपके पास टोटल इतने चैप्टर्स हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके पास टोटल इतने चैप्टर्स हैं और हम ये सारा का सारा सिलेबस इसी क्लास में खत्म भी करेंगे। आइए, तो सबसे पहले हमारे पास आता है ये चैप्टर, फिर ये चैप्टर, फिर ये चैप्टर। तो हम इसके कॉन्सेप्ट्स को जल्दी जल्दी रिकॉल करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, देन इसके कॉन्सेप्ट, देन इसके क्वेश्चंस, देन ये वाले कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करेंगे, देन इसके क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास डिमांड। डिमांड में हमारे पास टोटल में बस इतने ही टॉपिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलो, तो आता है हमारे पास कि मैम डिमांड किसे कहते हैं? डिमांड क्या होता है? डिमांड के लिए सबसे पहले मैम हमारी इच्छा होनी चाहिए। उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए, मतलब कि एबिलिटी टू पे होनी चाहिए, विलिंगनेस टू पे होनी चाहिए। साथ ही साथ डिमांड हमेशा एक सर्टेन प्राइस, एक सर्टेन प्लेस, एक टाइम पर की जाती है। डिमांड के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिमांड चेंज होती है, जैसे कि प्राइस, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, फैशन क्या है, फैशन के बेसिस पे भी डिमांड चेंज होती है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स के बेसिस पे भी डिमांड चेंज होती है। फ्यूचर में अगर प्राइसेस कम ज्यादा हो रहे हैं तो आज की डिमांड कम ज्यादा होगी। पॉपुलेशन का साइज क्या है, पॉपुलेशन की एज क्या है, पॉपुलेशन में जेंडर क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, इस पे भी हमारी डिमांड डिपेंड करती है। तो ये सारे फैक्टर की वजह से हमारी डिमांड कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाती है? सारे बोल लो, फ्लो कॉन्सेप्ट। ग्रेट। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है मैम? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस के ज्यादा होने पे डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने पे डिमांड ज्यादा होती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैम लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में जो हमारे अदर फैक्टर्स होते हैं, जो अभी अभी हमने पढ़े थे, ये जितने भी अदर फैक्टर हैं, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब हो जाते हैं कांस्टेंट। जो मैं यहाँ लिखूंगी आप मुझे कॉमेंट में लिख के दोगे, जो मैं यहाँ लिखूंगी वो आप मुझे लिख के दोगे। चलिए, जिससे मुझे पता रहे कि मेरे बच्चों को कुछ आता था भी कि नहीं आता था। रिलेशन कैसा है लॉ ऑफ डिमांड में? बेटा रिलेशन कैसा है मैम? इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन बिटवीन व्हाट? प्राइस एंड डिमांड। डिमांड कर्व कैसा बनता है? डिमांड कर्व मैम हमेशा स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है। दिस इज द डिमांड कर्व जिसका स्लोप होता है डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट। चलिए, याद रखना डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? गिफिन गुड्स, आर्टिकल ऑफ सिनो अपील, स्पेकुलेशन, कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बाइज और इल्यूजन। गिफिन गुड्स किसे कहते हैं? गिफिन गुड्स वो इंफीरियर गुड्स होते हैं जिसका कोई भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। गिफिन गुड्स में बेटा इनकम इफेक्ट कैसा रहता है? गिफिन गुड्स का इनकम इफेक्ट नेगेटिव रहता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। गिफिन गुड्स की डेफिनेशन किसने दी थी? सर रॉबर्ट गिफिन ने दी थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद आता है आर्टिकल ऑफ सिनो अपील, मतलब कि जो चीजें महंगी हैं तभी उनको खरीदा जा रहा है, मतलब एक्सपेंसिव होने की वजह से ही उनकी डिमांड
हो रही है। स्पेकुलेशन, सट्टाबाजी, शेयर का रेट जितना ज्यादा बढ़ता है उतनी ज्यादा उसकी डिमांड होती है। लोगों को भ्रम होता है कि जो चीज महंगी है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। सो ये सारे के सारे क्या है, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस है। आगे बढ़िए। हाँ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन डिमांड, ये दो चीजें होती हैं। एक होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। सब बच्चे मुझे बताना है इंक्रीजिंग में क्या होता है। इंक्रीजिंग में मैम जो डिमांड कर्व होता है वो खिसक के कहाँ चला जाता है, राइट और चला जाता है। एंड डिक्रीजिंग में बताओ क्या होता है मैम, डिक्रीजिंग में जो डिमांड कर्व होता है वो खिसक के लेफ्ट और आ जाता है। वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन में बताओ सभी बच्चे, मैम एक डिमांड कर्व होता है, इसमें अगर नीचे की ओर हलचल हो रही है तो इसको एक्सपेंशन बोला जाता है, ऊपर की ओर हलचल हो रही है तो इसको कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपन याद रखेंगे वो ये है कि बेटा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो होता है वो ड्यू टू चेंज इन प्राइस होता है। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा होता है, दिस इज द कीवर्ड। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, सारे बोलो, प्राइस चेंज हो रहा होता है। और यहाँ पे क्या चेंज हो रहा होता है मैम, अदर फैक्टर। क्या चेंज हो रहा होता है यहाँ पे, अदर फैक्टर। चलिए बताओ मुझे ये क्या हो रहा है, सारे बोलो ये क्या हो रहा है मैम, दिस इज व्हाट, दिस इज इंक्रीजिंग इन डिमांड। ये बताओ क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज डिक्रीजिंग इन डिमांड। देखो बेटा सीधी सी बात है, आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दिख जाना चाहिए जितने पढ़ रहे हो। अच्छा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ये बताओ क्या हो रहा है, नीचे की ओर क्या होता है एक्सपेंशन, ऊपर की ओर क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन। चलिए आ जाइए इलास्टिसिटी पे। इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी मींस होता है मैम फ्लेक्सिबिलिटी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। इलास्टिसिटी कितने प्रकार की होती है, 3। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, प्राइस इलास्टिसिटी। हमें कौन सी पढ़नी है, प्राइस इलास्टिसिटी। चलिए परफेक्टली इलास्टिक आता है क्या आपको, जल्दी बताओ परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब होता है, E इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन इलास्टिक EP इज इक्वल टू 0। रिलेटिवली इलास्टिसिटी डिमांड या फिर मोर इलास्टिसिटी ग्रेटिव, बताओ इसका क्या मतलब होता है, E ग्रेटर देन 1। रिलेटिवली इन इलास्टिक बताओ क्या होता है, E लेस देन 1, इसको बेटा लेस इलास्टिक भी बोलते हैं। यूनिटरी इलास्टिक E इज इक्वल टू 1। ग्रेट 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 ग्रेट, परफेक्ट। सबको आता था कि नहीं, हाँ के ना बोल भाई। यहाँ पे देखो, ये बताओ मुझे किसका कर्व है, ये कर्व किसका है। याद रखना क्वेश्चंस आता है कि जब डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल हो जाए तो यहाँ पे क्या होता है, E इज इक्वल टू इन्फिनिटी। चलिए ये बताओ किसका कर्व है, जब डिमांड कर्व हमारा वर्टिकल हो रहा है तो ये कौन सी सिचुएशन है, E इज इक्वल टू, बताओ E इज इक्वल टू व्हाट, E इज इक्वल टू व्हाट मैम, ये हो गया इन्फिनिटी और ये क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू हाईली नो इलास्टिसिटी, नो इलास्टिसिटी, नो इलास्टिसिटी। इसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, प्राइस में चेंज थोड़ा सा हो रहा है, डिमांड में चेंज ज्यादा हो रहा है। ये क्या हो गया, E ग्रेटर देन 1, मोर इलास्टिक। यहाँ पे देखो प्राइस में चेंज ज्यादा हो रहा है, डिमांड में कम चेंज तो लेस इलास्टिसिटी, मतलब E लेस देन 1। ये क्या है, जितना चेंज डिमांड प्राइस में हो रहा है उतना ही डिमांड में हो रहा है, E इज इक्वल टू 1, मतलब कि यूनिटरी इलास्टिसिटी। यहाँ पे कर्व कैसा बनता है, हाइपरबोला। यहाँ पे कर्व कैसा बनता है, स्टीपर। और यहाँ पे कर्व कैसा बनता है, फ्लैटर। ये सब आप याद रखोगे, फास्ट रिवीजन चलेगा। चलिए प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लास्ट टॉपिक, सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं, ये नहीं तो वो, चाय नहीं तो कॉफी, चाय नहीं तो कॉफी, कोक नहीं तो पेप्सी, ये सब क्या है, कॉलगेट नहीं तो क्लोजअप, ये सब क्या है, ये सब सब्स्टिट्यूट है। कॉम्प्लीमेंट्री टू है तो वो है, मतलब फोन है तो फोन का चार्जर है, लैपटॉप है तो लैपटॉप कवर है, लैपटॉप चार्जर है, ब्रेड है तो बटर है। चलिए आ जाओ जल्दी से, मेरे को सभी क्वेश्चंस के आंसर देखो होमवर्क में चाहिए। अगर के मैम मेहनत कर रही हैं तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप सबको बेटा आंसर मुझे बताने होंगे, भले ये रिकॉर्डेड क्लास है बट क्या करें हम एक दूसरे को ये फील करा सकते हैं कि हम आमने सामने। शुरू हो जाओ, आंसर दो। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अकर व्हेन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिमांड का डिक्रीज होना। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब प्राइस में चेंज हुआ हो, तो प्राइस इंक्रीज हुआ होगा तो डिमांड डिक्रीज हुई होगी। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, एंड दिस इज द
राइट आंसर, और हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, डिमांड में नो चेंज, यहाँ पे क्या लिखा है, डिमांड इंक्रीज, यहाँ लिखा है डिमांड फॉल डाउन, लेकिन कब, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये हो नहीं सकता, ये है नहीं, ये होगा नहीं, करेक्ट क्या हुआ, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे पढ़ो और आंसर दो। एन इकोनॉमिक थियरी claims that a rise in petrol price, पेट्रोल का प्राइस महंगा हो रहा है, will cause petrol purchase to fall, ceteris paribus का क्या मतलब होता है, सारे बोलो, other things being equal, मतलब कि अदर फैक्टर में कोई चेंज नहीं हुआ है। द फेराज सेट्रस पैरिबस मीन्स व्हाट, इन्होंने कहा है कि पेट्रोल के प्राइस में चेंज हो रहा है और अदर थिंग्स हमारी कांस्टेंट है, तो सेट्रस पैरिबस का मतलब बताओ। अदर रेलिवेंट फैक्टर लाइक कंज्यूमर इनकम ईटीसी मस्ट हेल्ड कांस्टेंट। मैम ये बात तो हमें सही लग रही है, लेकिन देखो बेटा सीएस का पेपर दे रहे हो, सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, ये सही है नो डाउट, क्या पता कुछ इससे भी ज्यादा सही दिख जाए। तो यहाँ तो क्लियर कट लिखा है कि जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट हैं। द थ्योरी इज वाइडली एक्सेप्टेड, बट ये तो गलत है। द पेट्रोल प्राइस मस्ट, नहीं मैम गलत है। कंज्यूमर नीड फॉर पेट्रोल रिमेन द सेम, ये भी गलत है, तो पहली बात एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सभी बच्चे दोगे। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट सेट्रस पैरिबस बैन व्हेन, अगर अदर थिंग कांस्टेंट हो जाए, सेट्रस पैरिबस मींस कि जो अदर फैक्टर है वो कांस्टेंट हो जाए, तो उस केस में लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ती है। देख लो क्या लिखा है, प्राइस राइज डिमांड राइज, ये तो होता नहीं। प्राइस फॉल डिमांड एक्सपेंड, मतलब प्राइस गिर रहा है डिमांड बढ़ रही है, ये होता है। प्राइस फॉल डिमांड फॉल, ये नहीं होता है। प्राइस फेल तो कुछ नहीं होता है मैम, तो बी इज द राइट वन। चलिए सभी बच्चे आंसर दो। व्हाट इज मार्केट डिमांड, समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इज नोन एज मार्केट डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड या फिर डिमांड फंक्शन। चलिए नेक्स्ट, डिमांड कर्व क्या शो करता है, सारे बोलो, ध्यान से पढ़ो फिर मुझे आंसर दो। डिमांड कर्व क्या शो करता है, मैम डिमांड कर्व के बारे में हमने पढ़ा था, ये इनवर्स रिलेशन शो करता है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो डायरेक्ट रिलेशन हो नहीं सकता, इनवर्स रिलेशन शो ये करता है, तो ये हो सकता है, इनवर्स रिलेशन हो सकता है। यार ये तो सारे ही निकल गए दत्तरी की, अब बताओ क्या करें। अब मैम आगे पढ़ो, इनवर्स रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ चेंज इन प्राइस एंड द रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चलो यहाँ क्या लिखा है कि रेट ऑफ चेंज, मैम ये रेट पेड जैसी चीज तो हमने नहीं पढ़ी, मैंने कहा अगला पढ़ो। बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ये बात एकदम परफेक्ट है कि जो इनवर्स रिलेशन होता है वो हमेशा प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में होता है। और ये देखो क्या फालतू की बकवास लिखी है, ये हो नहीं सकता। देन द करेक्ट आंसर इज व्हाट, सी। क्या तुम सबका भी सी आ रहा है, क्या तुम सबको बातें याद आ रही है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो कुछ रिकॉल हो रहा है, या फिर ये अभी भी ब्लॉक का ब्लॉक ही पड़ा है। जब मैं बोल रही हूँ मेरी स्पीड फास्ट है, क्या तुम्हारे दिमाग से मेरे वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, हाँ मैम हो रही है। नहीं हो रही हो तो प्लीज स्पीड बढ़ा के क्लास कतई मत देखना, क्योंकि मैं ऑलरेडी हाई स्पीड पे बोल रही हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स, ओके कॉम्प्लीमेंट्स हैं, कौन कौन से होते हैं, दो चार एग्जांपल फेंको जरा, कौन कौन से होते हैं कॉम्प्लीमेंट। मैम कॉम्प्लीमेंट मतलब तू है तो मैं हूं, जैसे कि कार है पेट्रोल है, कार है तो पेट्रोल है, पेन है तो इंक है, ब्रेड है तो बटर है, दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी विल लीड्स टू व्हाट, मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन, पेट्रोल महंगा हो जाए तो क्या होगा, कार की डिमांड कम हो जाएगी, वेरी गुड। बटर महंगा हो जाए, बटर महंगा हो जाए तो क्या होगा, ब्रेड की डिमांड कम हो जाएगी। इंक महंगी हो जाए
तो पेन की डिमांड कम हो जाएगी। वेरी गुड। तो क्या होगा, जब डिमांड कम हो जाएगी तो डिमांड कर्व किधर चला जाएगा मैम, डिमांड कर्व खिसक जाएगा। अ डाउनवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड, एग्जैक्टली राइट। अ फॉल इन द प्राइस, नहीं, अपवर्ड हो नहीं सकता, नो शिफ्ट नो, करेक्ट आंसर इज व्हाट, ए। नेक्स्ट, द डिमांड कर्व कैसा स्लोप होता है, वर्टिकल भी होता है मैम, आपने अभी अभी बताया था मैम, हॉरिजॉन्टल भी होता है मैम, पॉजिटिव नहीं होता है मैम, नेगेटिव भी। अब बताओ मैम क्या करें, तो ज्यादा सही कौन सा है, जनरली अगर हम देखें तो डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है बेटा, नेगेटिव। तो इस केस में भावनाओं में मत बह जाना कि इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन गलत दे दिया, नहीं बेटा, हमें देखना है कि ज्यादा सही आंसर कौन सा है। नेक्स्ट, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स टू व्हाट, अगर एक कमोडिटी का प्राइस गिरता है, अ फॉल इन द कंज्यूमर रियल इनकम, मान लो आप 10 रुपए का एक समोसा खाते हो, 10 रुपए खर्च करते हो, 10 का 2 समोसा खाओगे, 20 खर्च करोगे, अगर यही समोसा 8 रुपए का हो जाए तो आपके 2 रुपए बचेंगे कि नहीं, यस। तो रियल इनकम आपकी क्या होगी मैम, बढ़ जाएगी, बचना शुरू हो जाएगी। अ राइज इन कंज्यूमर्स रियल इनकम। चलिए नेक्स्ट, a movement along a demand curve refers to a change in quantity demanded due to change in its what, ये कह रहे हैं कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हो रही है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कब होती है, जहां पे मैम कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन हो रहा होता है, पढ़ा था ना अभी, नीचे की ओर एक्सपेंशन होता है, ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ऐसा कब होता है, जब किस में चेंज हो रहा हो, अदर फैक्टर में या प्राइस में, नो मैम, आपने बताया था ड्यू टू चेंज इन व्हाट, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, एंड द करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, व्हेन टू गुड्स आर कंप्लीटली इंटरचेंजेबल, आप चाहे तो पियो नींबू पानी या पियो सोडा वाटर, दोनों क्या है, कंप्लीटली इंटरचेंजेबल है, तो इनको क्या बोलेंगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट, which one of the following factor is not a determinant of demand, तो ऑन प्राइस ये तो होता है मैम डिमांड का फैक्टर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी होता है, प्राइस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स नहीं होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होता है, ये कोई फैक्टर नहीं है, भगाओ इसे यहाँ से। इनकम होता है। देखो मैंने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराए तो आपको एक बूस्टअप मिला या नहीं, अब आपके क्वेश्चंस एकदम बटर की तरह हो रहे हैं कि नहीं। अगर यही मैं कॉन्सेप्ट नहीं कराती तो शायद आपका साथ और मेरा साथ छूट जाता। आप पहले जाके क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट रिवाइज करते, फिर आप के मैम की क्लास में आते, फिर आप क्लास के क्वेश्चंस करते। तो मैंने क्या सोचा, 5 से 7 मिनट लगेगा, मैं रिवीजन भी करा देती हूँ। तो बताओ था बढ़िया आइडिया कि नहीं, बताओ था कि नहीं, क्योंकि आप कहोगे बढ़िया था तो आगे भी फिर ऐसे ही कराएंगे। If the price of coffee increase, the probable result will be what, ये कह रहे हैं कि अगर कॉफी का प्राइस बढ़ेगा, यार जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी ना, अ डिक्रीज इन द डिमांड। लो बेटा, इससे इजी क्या होगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप किसका होता था, डिमांड कर्व का, इंडिविजुअल डिमांड कर्व का डाउनवर्ड होता था, मार्केट डिमांड कर्व का भी डाउनवर्ड होता है, प्राइस सर्चर्स लोगों का भी डिमांड कर्व डाउनवर्ड ही होता है, सबका डाउनवर्ड होता है। खत्म जी खत्म, लो जी हो गया एक चैप्टर विद फुल फ्लेश तरीके से। हमने कॉन्सेप्चुअली भी इसको खत्म किया, हमने क्वेश्चंस भी खत्म किए, और आप बिलीव नहीं करोगे इसको करने में हमें 18 मिनट लगे हैं, सिर्फ 18। आइए नेक्स्ट, सप्लाई। फास्ट, सप्लाई क्या है, सप्लाई मतलब सप्लाई इज नॉट इक्वल टू सेल, सप्लाई इज नॉट इक्वल टू स्टॉक। दो बातें बिठा लो दिमाग में, सप्लाई सेल नहीं है, सप्लाई इज नॉट इक्वल टू सेल, सप्लाई इज नॉट इक्वल टू स्टॉक। तो सप्लाई क्या है, सप्लाई का मतलब है कि कोई चीज दुकानदार के पास अवेलेबल है और वो बेचने के लिए रेडी है, वो लोगों को बेचने के लिए ऑफर भी कर रहा है एट अ पर्टिकुलर प्राइस पे, एट अ पर्टिकुलर टाइम पे। जरूरी नहीं है कि वो बेच ही रहा है, उसके पास अवेलेबल है, बेचने के लिए बिलिंग है और वो ऑफर फॉर सेल कर रहा है, दैट मीन्स ये सप्लाई है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि जो अदर फैक्टर है अगर हम उनको कांस्टेंट कर दे तो प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती है, प्राइस के गिरने पे सप्लाई गिरती है। तो मुझे बताओ कैसा इनवर्स रिलेशन निकल के आया मैम, पॉजिटिव रिलेशन निकल के आया बिटवीन व्हाट, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड द सप्लाई। चलिए कौन कौन से फैक्टर को हमें कांस्टेंट करना है, कौन कौन से फैक्टर में चेंज होने की वजह से सप्लाई में चेंज होता है मैम, टेक्नोलॉजी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ द फर्म, गोल,
सेलर्स एक्सपेक्टेशन, टैक्स एंड सब्सिडरीज एंड द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। चलिए आगे आइए, लॉ ऑफ सप्लाई हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किसे कहते हैं। यहाँ पे सप्लाई कर्व कैसा बनता है, दिस इज सप्लाई कर्व। ये कैसा होता है, अपवर्ड होता है। इसका स्लोप कैसा होता है, इसका स्लोप होता है बेटा पॉजिटिव, इसका स्लोप होता है पॉजिटिव। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से सप्लाई में कितना चेंज हो रहा है उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसे कहेंगे कि चेंज इन दी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई डिवाइडेड बाय चेंज इन दी प्राइस ऑफ द गुड्स। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा QS डिवाइडेड बाय डेल्टा P इंटू P डिवाइडेड बाय QS। मतलब क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इंटू P डिवाइडेड बाय QS। आइए आगे, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का क्या मतलब होता है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। परफेक्टली इलास्टिक किसे कहते हैं, सारे बोल लो, इन्फिनिटी। रिलेटिवली लेस इलास्टिक E लेस देन 1। रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिसिटी कैसी होती है, E ग्रेटर देन 1। यूनिटरी किसे कहते हैं, E इज इक्वल टू 1। चलिए आगे बढ़ेंगे, बताओ ये कौन सा कर्व है। मैम ये तो वर्टिकल लग रहा है, हाँ, लेकिन ये क्या है, E लेस देन 1, E इक्वल टू 1, E इज इक्वल टू 0, ये क्या है मैम, नो चेंज, परफेक्टली इनइलास्टिक, E इज इक्वल टू 0। ये बताओ क्या है, देख लो ना, प्राइस में चेंज, डिमांड, फिर प्राइस चेंज हुआ, डिमांड, फिर प्राइस में इतना सारा चेंज डिमांड में, मतलब कि डिमांड में कम चेंज हो रहा है तो ये क्या हो गया, लेस इलास्टिसिटी, E लेस देन 1। ये क्या है, देखो, प्राइस में चेंज, डिमांड में, प्राइस में हल्का सा चेंज, डिमांड में ज्यादा, प्राइस में इतना सा, डिमांड में इतना सारा, डिमांड में ज्यादा चेंज हो रहा है तो E ग्रेटर देन 1। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है, ये तो मैम देख के ही पता चल रहा है, दोनों में एकदम इक्वल चेंज हो रखा है, तो ये E इज इक्वल टू 1, मतलब कि यूनिटरी। ये क्या है मैम, प्राइस में नो चेंज लेकिन डिमांड तो चेंज हो ही रही है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, परफेक्टली इलास्टिसिटी, इन्फिनिटी। चलिए ये क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस किसे कहते हैं, जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में टकराते हैं तो यहां से हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का जन्म होता है। लो जी, हो गया बेटा, कितना टाइम लगा। अब क्वेश्चंस आपकी जिम्मेदारी, जल्दी जल्दी आंसर दे दो, जल्दी जल्दी आंसर दे दो, जल्दी जल्दी आंसर दे दो, प्लीज दे दो, प्लीज दे दो, पढ़ो जल्दी क्वेश्चन पढ़ो। The dash states that all other factors being equal, as the price of a goods or services increase, the quantity of goods or service that supplier offer will increase and vice versa। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर अदर फैक्टर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो अगर प्राइस के बढ़ने से प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है। ये बात कहाँ लिखी है, लॉ ऑफ सप्लाई में। चलो नेक्स्ट, the dash refer to the amount of goods produced are willing to supply when receiving a certain price। आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे अगर सप्लाई करने के लिए विलिंग हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी सप्लाई। नेक्स्ट करो, वर्टिकल सप्लाई कर्व, अभी बताया था क्या शो करता है, एक वर्टिकल सप्लाई कर्व जिसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा तो इसे क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। नेक्स्ट करो फास्ट, प्लीज स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 44, सारे बच्चे। when the change in supply is relatively more, ये कह रहे हैं कि सप्लाई में चेंज ज्यादा हो रहा है when compared to the change in price, मतलब प्राइस में चेंज कम है, प्राइस में कम है, सप्लाई में ज्यादा है, तो हमें तो सप्लाई के चेंज से मतलब है ना, सप्लाई में चेंज ज्यादा है तो ज्यादा इलास्टिसिटी, सप्लाई में चेंज कम है तो लेस इलास्टिसिटी, सप्लाई में चेंज ही नहीं है तो नो इलास्टिसिटी, सप्लाई में बहुत चेंज है, प्राइस में चेंज ही नहीं है तो इन्फिनिटी। चलिए तो यहाँ पे क्या आएगा, मोर इलास्टिसिटी, क्योंकि सप्लाई में चेंज ज्यादा है तो रिलेटिवली लेस नहीं हो सकता, परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकता क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी प्राइस चेंज है। अगर मैं कहती कि प्राइस एकदम चेंज नहीं हो रहा, प्राइस अपनी जगह कांस्टेंट है, तो सप्लाई चेंज होती तो परफेक्टली इलास्टिक हो जाता, लेकिन यहाँ प्राइस में चेंज हो रहा है। यूनिटरी है नहीं, यूनिटरी में दोनों में सेम चेंज होना चाहिए, जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतनी ही सप्लाई चेंज होनी चाहिए। रिलेटिवली ग्रेटर, एग्जैक्टली ये क्या है, रिलेटिवली ग्रेटर है क्योंकि इसकी तुलना में ज्यादा चेंज हो रहा है तो रिलेटिवली क्या हो गया, ग्रेटर। नेक्स्ट,
if the price fall by 5% and the quantity supply also fall by the same percent, which type of elasticity is this? बताओ, ये तो बेटा यूनिटरी इलास्टिसिटी है, लेकिन भावनाओं में बह के यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मत कराना, सप्लाई पूछा है तो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ही करके आना। चलिए मार्केट पे आएंगे, फास्ट रिवीजन मार्केट का। मार्केट किसे कहते हैं? तो मार्केट एक ऐसा बाजार होता है जहां पे सेलर होता है, जहां पे कस्टमर होता है, जहां पे गुड्स होते हैं, जहां पे सर्विसेज होते हैं। इन गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस होता है, प्राइस में बार्गेनिंग हो रही होती है। तो मार्केट कई प्रकार की होती है, जिसमें से एक मार्केट होती है परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन ये रियलिटी में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती है, बहुत रेयर ही आपको दिखेगी। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। यहाँ पे जो मार्केट है, ऑल द सेलर इन द मार्केट आर स्मॉल सेलर, मतलब ये जो बहुत सारे सेलर है, लेकिन सब छुटकू सेलर है, कोई भी बहुत बड़ा सेलर नहीं है, सब छुटकू से सेलर्स है और ये आपस में एक दूसरे के साइड फाइट कर रहे हैं। जैसे सब्जी मंडी, देयर इज नो वन बिग सेलर, यहाँ पे कोई बड़ा सेलर होता ही नहीं है जो कि पूरी मार्केट को कंट्रोल करे। ये मार्केट कौन होती है? प्राइस टेकर। याद रखना बेटा, ये मार्केट में सारी फर्म प्राइस टेकर होती है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, मोनोपोलिस्टिक। ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, इवन सारी मार्केट जो भी आप एग्जांपल लोगे वो सब मोनोपोलिस्टिक ही आपको फील होंगी। चलिए, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। प्रोडक्ट लेकिन यहाँ पे होमोजीनियस नहीं होते हैं, हर एक ब्रांड दूसरे ब्रांड से अलग होता है ड्यू टू डिफरेंशिएटेड ऑफ प्रोडक्ट। हर एक ब्रांड अपने आप में अलग है। जैसे कि अगर आप बात करो फैब्रिक की, तो आप वुडलैंड के फैब्रिक को फील करोगे, वो थोड़ा डेनिम बेस्ड होता है। रेमंड का फैब्रिक थोड़ा सा फॉर्मल बेस्ड होता है। तो सारे ब्रांड अपने आप में डिफरेंशिएटेड होते हैं। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड इज द मेन पहचान ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ये वर्ड मत भूल जाना। इसके एग्जाम्पल्स ये सारे मैंने लिखे हुए, सब क्या है? मोनोपोलिस्टिक के एग्जाम्पल्स है, मत याद करना चलेगा। आइए, ओलिगोपोली मार्केट, जहां पे बेटा फ्यू सेलर्स होते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं नेटवर्क कम्युनिकेशन सेक्टर की, तो कुछ ही सेलर्स रह गए हैं। अगर मैं बात करूं एयरलाइन की, कुछ ही सेक्टर रह गए हैं। ऑयल की, गैसेस की, कुछ ही सेलर सब बचे हुए हैं। चलिए, ओलिगोपोली वो फॉर्म होती है जहां पे कुछ ही सेलर्स होते हैं, दिस इज द कीवर्ड, याद रखना। मोनोपोली जहां पे सिंगल सेलर होता है, जिसका पूरी की पूरी मार्केट पे कंट्रोल होता है, पूरी की पूरी मार्केट पे कंट्रोल होता है। लेकिन प्योर मोनोपोली आज के टाइम में देखने को नहीं मिलती। रेलवे इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। ड्यूओपोली जहां पे सिर्फ दो ही फर्म्स होती है, एग्जांपल जैसे ओला वर्सेस उबर, पहले ये ड्यूओपोली थी, लेकिन अब तो मार्केट में काफी सारे प्लेयर आ गए हैं, तो अब ये ड्यूओपोली की डेफिनेशन से हट चुकी है। आइए अब मार्केट के क्वेश्चंस हो जाएं। चलो अब मार्केट के क्वेश्चंस हो जाएं। यस मैम। मार्केट विच हैव टू फर्म्स आर नोन एज व्हाट? बताओ, एक ऐसी मार्केट जिसमें दो फर्म्स हैं उसको क्या बोलते हैं? दो फर्म है तो ड्यूओपोली। नेक्स्ट, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, आ गई, देखो आ गई मोनोपोलिस्टिक। In monopolistic competition, each firm makes its product different on the basis of color, on the basis of taste, on the basis of packaging, on the basis of size and shape. This practice is called what? जब product on the basis of color, taste एक से अलग हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, टेस्ट, पैकेजिंग, साइज। चलिए नेक्स्ट, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लॉस मेकिंग फर्म लीव द ग्रुप। अगर मैं बात करूं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, जैसे ब्रांड वाली मार्केट याद करो, लिवाइज याद करो, वुडलैंड याद करो। अगर मैं बात करूं आपसे फैब्रिक की, कपड़ों की, एडिडास याद करो, तो ये सब ब्रांड अपने आप में बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक है। ये जो ब्रांडेड कंपनी होती है, ये हमेशा मार्केट में तब तक टिकती है जब तक ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करे। जब तक इनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिकवर हो रही है ना, तब तक ये मार्केट को छोड़ के नहीं जाती। तो अगर ये अपनी कॉस्ट रिकवर कर पा रही है, तब भी ये लॉस, तब तक ये लॉस सहेंगी जब तक ये अपनी कॉस्ट रिकवर कर पा रही होंगी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मेक अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म डिफरेंट फ्रॉम अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म?
परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट और मोनोपोलिस्टिक, दोनों में ही हम जानते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है, एंट्री एंड एग्जिट की फ्रीडम होती है। सेम यहाँ पे भी ये सारी चीजें होती हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे मैम प्रोडक्ट का ब्रांड के बेसिस पे डिफरेंशिएशन होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्योंकि नंबर ऑफ सेलर, नंबर ऑफ बायर, एंट्री, एग्जिट, ये तो सब में ही है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है किसमें? मोनोपोलिस्टिक में। जैसे एडिडास जो पहनते होंगे वही फील कर पाएंगे कि क्या बात है ना। डीकैथलॉन एक अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पूरा करता है, आपका एडिडास अलग रिक्वायरमेंट पूरा करेगा, लिवाइस अलग रिक्वायरमेंट पूरा करेगा, रेमंड अलग रिक्वायरमेंट पूरा करेगा, मान्यवर अलग रिक्वायरमेंट पूरा करेगा। है सब फैब्रिक कपड़ों के ही, लेकिन सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। सो यहाँ पे हम अगर बात करें मोनोपोलिस्टिक में, दे आर बेस्ड ऑन दी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इज द फीचर ऑफ विच मार्केट। अब ये तो आप कर ही लोगे ना, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, गलती से मोनोपोली मत लगा के आ जाना। Dash is the market structure with a small number of firm, none of which can keep the other firm having significant influence। बताओ मुझे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कट, डैश इज द मार्केट स्ट्रक्चर विद अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म। स्मॉल नंबर ऑफ फर्म कौन सी मार्केट में होती है? मतलब कि फ्यू नंबर ऑफ फर्म किस में होती है? डिओपोली में तो मैम 2 होती है, ओलिगोपोली में मैम फ्यू होती हैं, आपने हमें सिखाया हुआ है। यहाँ पे 1 होती है और यहाँ पे तो मैम बहुत सारी होती है, बहुत होती है। तो स्मॉल किस में होती है? ओलिगोपोली में। आइए चलिए आ जाइए, अब नेक्स्ट चैप्टर फटाफट से रिवाइज करेंगे। नेशनल इनकम बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोगों को बहुत ज्यादा इसमें उलझन हो जाती होगी। देखो अभी कितने फास्ट तरीके से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके दिमाग में भर दूंगी। आपका सिलेबस ज्यादा है ही नहीं है बच्चा, आप तो मैं बोलती हूँ कि 15 दिन भी ढंग से पढ़ लिए होगे ना तो आपका तो बेड़ा पार है। आपको तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। अगर आप 15 दिन भी ढंग से पढ़ाई कर लिया होगा अगर आपने, दैट मीन्स बस आप इस बार आप ही का झंडा गड़ने वाला है। लेकिन अगर आपने 15 दिन भी पढ़ाई नहीं करी होगी ना तो फिर तो बेटा आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। अगर देखो मैं इको की बात करूं तो ये तो 3 दिन में आराम से पढ़ के आराम से आप कर सकते हो। 3 से 4 दिन ना, एक बार पहले पढ़ रखा हो, ये नहीं कि 3 से 4 दिन में आप क्लास लगाने बैठ रहे हो तो नहीं होगा। एक बार पढ़ रखा हो फिर 3 से 4 दिन में बहुत आराम से इको रिवाइज हो सकती है। नेशनल इनकम मीन्स द टोटल वैल्यू। व्हाट इज द नेशनल इनकम? नेशनल इनकम मतलब हमारे देश की इनकम। हमारे देश के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उनको अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे पता लग जाएगी कि मेरे देश की नेशनल इनकम क्या है। इनकम 2 तरह की होती है, एक होती है डोमेस्टिक, एक होती है नेशनल। ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। व्हाट इज डोमेस्टिक? डोमेस्टिक मतलब आपके देश के धरती पे होने वाली इनकम, विद इन कंट्री होने वाली इनकम। दिस इज द कीवर्ड, लिख लो। विद इन कंट्री होने वाली इनकम को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। लेकिन जब हम डोमेस्टिक इनकम में मतलब विद इन कंट्री वाली इनकम में जब हम NFIA जोड़ देते हैं, नेट NFIA जब हम जोड़ देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारे पास क्या आता है? नेशनल इनकम। ये इनकम क्या होती है? ये इनकम होती है हमारे रेजिडेंट की इनकम। मतलब कि चाहे हमारा रेजिडेंट भारत की धरती पर काम कर रहा हो, चाहे वो विदेशों में काम कर रहा हो, चाहे वो विदेशों में काम कर रहा हो, चाहे वो भारत की धरती पे काम कर रहा हो। अगर वो भारत की धरती पे काम कर रहा है तो ये डोमेस्टिक इनकम हो गई। लेकिन कुछ लोग हमारे देश के होके भी विदेशों में काम करते हैं तो इनकी इनकम को अगर मैं बोलती हूँ NFIA, अगर मैं NFIA में डोमेस्टिक इनकम जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? नेशनल इनकम। चलिए, तो विद इन भी आ गया, प्लस इसमें रेजिडेंट का पैसा एड ऑन हो गया। टोटल में ये 8 टर्म्स होती हैं जो आपको पल 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 सताती रहती हैं। GDP एट MP, GDP एट FC, NDP एट MP, NDP एट FC, दिस एंड दैट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना, क्योंकि यही हमारी डोमेस्टिक इनकम है और ये हमारी नेशनल है। याद रखना बेटा, दोनों ही इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे होती हैं और दोनों ही इनकम हमेशा नेट होती हैं, नेट होती हैं। तो ये क्या हो गया? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल इन प्रोडक्ट फॉर फैक्टर कॉस्ट। तो इसको बोलते हैं नेशनल इनकम और इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। चलिए, हमें यही करना होता है। ये लोग हमसे ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला पूछ लेते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कैलकुलेटर यूज करना अलाउ होता नहीं है, तो सिंगल लाइनर के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ज्यादा बड़े नहीं पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पे मैंने ट्रिक बना रखी है, आप सबने अगर मेरी रेगुलर क्लास की होगी तो ये ट्रिक आपको रटी पड़ी होगी। इन ट्रिक से हम कुछ भी निकाल सकते हैं जो एग्जामिनर पूछे, हम किसी भी फॉर्मूले का आंसर दे सकते हैं जो एग्जामिनर पूछे, हम किसी भी 1 लाइनर क्वेश्चन, 2 लाइनर, 3 लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो भी एग्जामिनर पूछे इन ट्रिक से। ट्रिक क्या थी बेटा, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस से अगर नेट पे आना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, और अगर मैम नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड। ये तो हमें याद हो जाता है क्योंकि हम अकाउंट्स में ऐसा सीख के आए हुए होते हैं, तो मैंने यहाँ कोई ट्रिक नहीं दी थी। यहाँ मैंने आपको ट्रिक दी थी कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट गिवन है और अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो F छोटा होता है, M बड़ा होता है, तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करोगे, एड ऑन करोगे, और बड़े से M बोले तो बड़ा अल्फाबेट है, F छोटा है, तो बड़े से छोटे पे आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करोगे, माइनस। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में कौन आता है, NFIA। जैसे यहाँ पे कौन आता था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे कौन आता था, NFIA। अब यहाँ पे अब आप ध्यान दो कि अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो क्या होगा मैम, छोटे से बड़े पे जाने के लिए हमेशा ऐड किया जाता है, तो NFIA ऐड हो गया, और बड़े से छोटे पे आने के लिए NFIA क्या होता है, माइनस। इस फॉर्मूला को जल्दी से लगा के देख लो, आपको ये कैलकुलेट करना है, ये आपको गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, NNP एट MP। बेटा यही फॉर्मूलाज आपसे पूछे जाते हैं भर भर के। GNP एट MP गिवन है, तो बताओ कैसे मैं इसको इक्वल करूं। मैम ग्रॉस और नेट के बीच में क्या आता है, डेप्रीसिएशन, तो ग्रॉस में से माइनस कर दो क्या, डेप्रीसिएशन, बाकी तो सब सेम है, लो जी हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, दिस। नेक्स्ट देखो, GDP एट FC, GDP एट MP, हमें क्या कैलकुलेट करना है, GDP एट FC हमें गिवन क्या है, GDP एट MP। करूं क्या, सब तो मैच है, M बड़ा है, F छोटा है, बड़े से छोटे पे आने के लिए क्या करूंगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बस मुझे ये पता होना चाहिए कि ग्रॉस और नेट के बीच में क्या आता है, डेप, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में क्या आता है, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और नेशनल एंड डोमेस्टिक के बीच में क्या आता है, NFIA। अगर मुझे ये आता है मैं सारे फॉर्मूलाज बनाना सीख सकती हूँ। चलो एक लास्ट फॉर्मूला और बना दो, सबसे बड़ा फॉर्मूला बनाना सीखो। NNP एट FC हमें चाहिए और GDP एट MP हमें गिवन है, तो पहले G को N बनाएंगे, इन दोनों के बीच में क्या आता है, डेप्रिसिएशन, और D को N बनाना है, मतलब छोटे से बड़े पे जाना है, तो इन दोनों के बीच में क्या आता है, NFIA, और MP को FC बनाना है, मतलब बड़े से छोटे पे जाना है, तो क्या करूंगी, माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्स। डन हो गया जी फॉर्मूला, यस। चलो जिस बच्चे को फॉर्मूला याद कर बनाने का मन ना हो वो याद भी कर सकते हैं, बट दिस इज टू टफ काम, तो मैं ये कभी भी आपको बोलती नहीं हूँ करने को। आ जाइए, ये आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, हाँ ये आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली चीज है बेटा। क्या पूछा जाता है मैम, हमसे बताओ। आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये है क्या है मैम, ये है बेटा वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। जिन 3 मेथड से हम नेशनल इनकम प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड है, इसके इतने सारे नाम होते हैं, इसको हम किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। और वैल्यू एडेड मेथड से जब हम इनकम निकालते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं, तो हमारे पास GDP एट MP निकल के आता है। ये कैसे निकलता है, हमारे पास इकोनॉमी में टोटल 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, टर्सरी एंड सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो तीनों सेक्टर से, मान लो मैंने इस सेक्टर से भी निकाल लिया, इस सेक्टर से मैंने वैल्यू एडेड निकाला, उसको GV एट MP बोलेंगे। सेकेंडरी सेक्टर का भी वैल्यू एडिशन निकाल लिया, टर्सरी का भी निकाल लिया। जब मैं इन सारे के सारे GVA को जोड़ देती हूँ तो क्या आ जाता है, GDP एट MP। बस अब मेरे पास क्या आ गया है, GDP एट MP आ गया। अब GDP एट MP से तो मैं कुछ भी निकाल सकती हूँ ना, मुझे बस ये रिश्ता क्या कहलाता है पता होना चाहिए। मतलब 3 तरह के रिश्ते होते हैं, एक डेप्रिसिएशन वाला, एक नेट इनडायरेक्ट टैक्स वाला, और एक NFIA वाला। बस मुझे ये पता हो कि ये कब मेरे प्लस माइनस होंगे तो मैं इससे कुछ भी निकाल सकती हूँ। GDP एट MP से क्या मैं NDP एट MP पे नहीं जा सकती हूँ, बिल्कुल जा सकते हो मैम। बस हमें क्या निकालना आना चाहिए, GDP एट MP। GDP एट MP कैसे निकलता है मैम, तीनों सेक्टर का GVA निकाल लो,
तो जीवीए क्या है, जीवीए का फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन मेथड हमारा इन सभी सेक्टर्स में लगता है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, बैंकिंग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिफेंस हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इन सब फील्ड में हम लोग क्या लगाते हैं अपना मैम प्रोडक्शन मेथड लगा सकते हैं, मींस वैल्यू एडेड मेथड लगाते हैं। अब आते हैं बच्चों हमारे पास इनकम मेथड। इनकम मेथड किसे कहते हैं, इनकम मेथड मैम जहां पे फैक्टर की इनकम के बेसिस पे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, मतलब इसमें वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, इस तरह की आपको प्राप्त होने वाली सारी इनकम को हम एड ऑन कर देते हैं। इस मेथड को डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोला जाता है। याद रखना बेटा, इस मेथड से हमें एनडीपी क्या मिलता है, ये सही से लिख लो, ये गलत लिखा है, NDP एट FC। इस मेथड से हमें क्या मिलता है, डायरेक्टली NDP एट FC। मतलब कि जब आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को जोड़ोगे, ऑपरेटिंग सरप्लस को जोड़ोगे और मिक्स्ड इनकम, जब आप इन तीनों चीजों को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आएगा, NDP एट FC। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, सैलरी। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। मिक्स्ड इनकम ऐसी इनकम मैम जिसको हम बाइफकेट नहीं कर सकते हैं कि कितना हिस्सा गुड्स बनेगा, कितना हिस्सा सर्विस बनेगा, उसको हम मिक्स्ड बोल देते हैं। तो बेसिकली हमें सारी इनकम को जोड़ना है और जोड़ के हमारे पास क्या आ जाता है, NDP एट FC। देखो ये लिखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ले लो, रेंट एंड रॉयल्टी ले लो, इंटरेस्ट ले लो, प्रॉफिट ले लो, मिक्स्ड इनकम ले लो। इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, NDP एट FC। बस इतना हमें निकालना है, बाकी तो हम इससे इसका यूज करके अब कुछ भी निकाल सकते हैं, GDP भी निकाल सकते हैं, GNP भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं बेटा इसका यूज करके। तो आप जो मर्जी निकलवा लो मुझसे, मैं वो निकाल दूं। कैसे, 3 ट्रिक को यूज करके, डेप्रिसिएशन, NIT और NFIA। यस, चलिए डन। तो इस मेथड के कुछ प्रिकॉशंस भी हैं जो हमें याद रखने चाहिए कि इस मेथड में कभी भी हम ट्रांसफर इनकम नहीं लेते जो आपको फ्री फंड में मिल रही है, लाइक स्कॉलरशिप, लाइक पेंशन वगैरह, ओल्ड एज होम। यहाँ पे हम सेकंड हैंड गुड्स की सेल भी इंक्लूड नहीं करेंगे, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स से कोई इनकम हो रही है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लॉटरी इनकम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर। अब एक्सपेंडिचर मेथड ही सबसे इजी है, यहाँ पे हम सारे खर्चों को एड ऑन कर लेते हैं, चाहे वो खर्चा कोई इंडिविजुअल कर रहा हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहा हो, चाहे गवर्नमेंट कर रही हो, चाहे फॉरेन सेक्टर कर रहा हो, सबके खर्चे को जब हम एड ऑन कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो फिर हमारे पास आ जाता है मैम एक्सपेंडिचर मेथड से GDP एट MP। इसको इनकम डिस्पोजेबल मेथड और कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं मैम, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट के खर्चे प्लस मैम इन्वेस्टमेंट खर्चे बिजनेसमैन के द्वारा किए जाते हैं जनरली, प्लस विदेशों के द्वारा किए जाने वाले खर्चे जिसको हम नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं, X माइनस M। इन सारे खर्चों को अगर हम एड ऑन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, GDP एट MP। देखो प्राइवेट खर्चा ऐड कर दिया, गवर्नमेंट का भी कर दिया, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कर दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट कर दिया, नेट एक्सपोर्ट सब ऐड ऑन कर दिया, तो क्या आ गया, GDP एट MP आ गया। बस इसके बाद तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अब बताने जा रही हूँ कि आखिरकार हम रियल GDP एंड नॉमिनल GDP किसको कहते हैं, रियल GDP एंड नॉमिनल GDP। तो आप मुझे बताओ इनमें से काम का GDP कौन सा होता है। मैम रियल GDP हमारे काम का GDP होता है एंड नॉमिनल GDP सिर्फ और सिर्फ नाम का GDP होता है। काम का GDP एंड नाम का GDP याद रखना। रियल GDP को हम GDP एट कांस्टेंट प्राइस भी कहते हैं और नॉमिनल GDP को हम GDP एट करंट प्राइस भी कहते हैं। यहाँ पे हम किसी एक ईयर को कोई बेस ईयर मान लेते हैं, उसके बेसिस पे ही हम रियल GDP कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम किसी भी एक ईयर को हम बेस ईयर नहीं मानते, हम तो एवरी ईयर जो भी प्राइजेस होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए GDP कैलकुलेट करते हैं। इनमें से वो कौन है जहाँ पे इन्फ्लेशन दिखता है, ये नाम का GDP, नॉमिनल GDP में हमेशा बेटा इन्फ्लेशन का फैक्टर रहता है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं दिखती क्योंकि मैम हम जो प्राइजेस चेंज हो रहे हैं ईयर टू ईयर उनको ध्यान में ही नहीं रखते।
हम तो किसी एक साल के प्राइजेस को उठा के ही उसके बेसिस पे जीडीपी निकालते हैं। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं होती, यहाँ पे इन्फ्लेशन होती है। अब आता है बेटा इन दोनों के बीच में जीडीपी डिफ्लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना। जीडीपी डिफ्लेटर आपको एक्चुअल में बताता है कि कितनी इन्फ्लेशन हुई, इन्फ्लेशन का इंडेक्स क्या है, इसको प्राइस इंडेक्स भी बोला जाता है। तो ये आपको बताता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ये आपको बताता है कि आखिरकार एक्चुअल में कितना इन्फ्लेशन हुआ, प्राइस इंडेक्स क्या है। सो फॉर्मूला जरूर याद रखना, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल। ये क्वेश्चन में आपसे कभी कभी तो जीडीपी डिफ्लेटर पूछता है, ये दोनों फिगर दे देता है, कभी कभी ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछेगा, कभी कभी ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछेगा। तो फॉर्मूला पता होगा तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन को करो बेटा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यहाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी मैं साथ साथ यहाँ पे कवर कर रही हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग को एकदम भी ये डाउट ना हो कि कुछ अब रहता है। क्योंकि आई नो कि जब आप ये क्लास कर रहे हो, पेपर में मात्र 3 से 4 दिन बचे हैं, तो अब बेटा आपके अंदर मैं कोई भी डाउट नहीं छोड़ सकती हूँ कि आपको कुछ सेल्फ भी पढ़ना चाहिए। सब यहाँ पे कवर कराना चाहती हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, पढ़ो, आंसर दो। मीन्स द एक्चुअल इनकम विच कैन बी स्पेंट ऑन कंजम्पशन। वो कौन सी इनकम है जिसको अब आप सिर्फ अपने खर्चे के लिए यूज करते हो? डिस्पोजेबल इनकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्पोजेबल इनकम पता है ना किसे कहते हैं? जो भी आपने इनकम कमाई, उस इनकम में से अगर मैं टैक्स माइनस कर दूं, अगर मैं आपकी इनकम में से टैक्स माइनस कर दूं तो इसको क्या बोलते हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। आपको बताना है कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में क्या आता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी तो पढ़ा था। विच वन लीड्स टू फैक्टर कॉस्ट? बताओ, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला काम का है? मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे लिख लो मार्केट प्राइस, बड़े से छोटे पे जाने के लिए क्या करते हैं? माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या होगा मैम? माइनस आएगा। चलिए देख रहे हो कितना सिंपल है विनोद। द फॉर्मूला टू डिटरमाइन रियल जीडीपी। बताइए रियल जीडीपी अब कैसे निकालोगे? अभी एक फॉर्मूला याद कराया था, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू, बेटा आंसर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में दे देना, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। मुझे क्या बोला है इन्होंने? रियल। तो मैं इसको यहाँ पे ले जाऊंगी, रियल जीडीपी इज इक्वल टू व्हाट? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। हो गया जी, हो गया, इनटू 100। तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100, दिस वन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ इनकम मेथड। कंपनसेशन भी आता है, रेंट रॉयल्टी भी आता है, प्रॉफिट इंटरेस्ट भी आता है, मैम सब कुछ आता है। नेक्स्ट, a method of calculating national income is based on the principle that revenue made by all the business combined must be divided among the factors of production as salary, wages, profit, rent, interest। जब हम प्रोडक्शन के बेसिस पे ना इनकम कैलकुलेट करें बल्कि फैक्टर को मिलने वाले पैसे के बेसिस पे कैलकुलेट करें, तो ये कौन सा मेथड कहलाता है? इनकम मेथड। अब पता है मुझे क्वेश्चंस क्यों नहीं एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ रही? क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चंस कराने से पहले सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसीलिए एक्सप्लेन कर दिए, सो दैट यहाँ पे आप घबराओ ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर इनकम मेथड? तो इंटरेस्ट को भी हम कंसीडर करते हैं, वेजेस को भी करते हैं, रेंट को भी करते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को नहीं करते हैं मैम। तो आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। चलिए नेक्स्ट, the dash measure national income as total spending on the final goods and services produced within the nation during the year। बताइए कौन सा वो मेथड है जिसको हम टोटल स्पेंडिंग के बेसिस पे जहां से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं? स्पेंडिंग मींस एक्सपेंसेस, तो कौन सा मेथड होगा? एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द नेशनल इनकम। तो यहाँ पे क्या दिए? खर्चे, सारे खर्चे ऐड ऑन कर दो, तो 1000, 1200, 2000, 3000, 400, कितना आ जाएगा? 3400। चलिए नेक्स्ट, गिफ्ट, डोनेशन, स्कॉलरशिप, ये क्या कहलाती है? फैक्टर पेमेंट। एक्सप्लिसिट तो कहलाती नहीं, इम्प्लिसिट नहीं कहलाती, क्या कहलाती है? ट्रांसफर पेमेंट्स। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड टोटल फ्रॉम इन द कंट्रीज इकोनॉमी। अभी अभी कराया था कि हर एक सेक्टर का अगर हम जीबीए जोड़ दे तो क्या आ जाता है, जीडीपी। ऐसा कौन से सेक्टर में हम करते थे मैम, प्रोडक्शन सेक्टर में, प्रोडक्शन मेथड में। ग्रेट, चलो नेक्स्ट, खत्म मिटना। आइए नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, यूनियन बजट। आप देख रहे हो हमने कितना जल्दी कितना निपटा लिया, हमने 49 मिनट में कितना सारा कर लिया। आई थिंक जब आप खुद से करते तो 49 मिनट में आई थिंक आप डिमांड या सप्लाई पे पड़े होते। इतनी जल्दी आप डिमांड, सप्लाई, मार्केट और नेशनल इनकम तो नहीं खत्म कर पाते, वो भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मैं टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करूंगी क्योंकि मुझे भी बहुत कम टाइम में सारा आपको रिवाइज कराना है। चलो, यूनियन बजट के कॉन्सेप्ट नहीं कराओगे, कराऊंगी बेटा, मैंने नीचे लिख दिए थे सारे। तो मैं जब आपको ये फाइल अपलोड करूंगी तो आपको ऊपर ही मिल जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ऊपर ही मिल जाएंगे, लेकिन मैंने अलग से नीचे लिख दिए थे क्योंकि मैंने सोचा था अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होगा तो फिर हम अननेसेसरीली कॉन्सेप्ट नहीं कवर करेंगे, बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम की वीडियो मुझे नहीं देनी थी। तो मैंने अलग से कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए थे, लेकिन हम बहुत सही चल रहे हैं तो अब मैं दूंगी आपको। यस तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बेटा, अब हम करेंगे यूनियन बजट। तो सारे बच्चे मुझे एक बार बता दो कि आखिरकार ये बजट क्या होता है। सारे बच्चे बता दो कि आखिरकार ये बजट क्या होता है। ये लो, खोल भी दिया मैंने, आप कुछ कहो उससे पहले काम करते हैं, खोल ही देते हैं यहाँ पे। इवन यू कांट बिलीव कि बहुत ही ब्यूटीफुल मैनर में लिखा हुआ है। आपको बेटा पढ़ के सीरियसली मजा आ जाएगा, बहुत ही प्यारे शब्दों में लिखा हुआ है, लेकिन मिल नहीं रहा है। देख रहे हो आप, इतनी सारी स्लाइड्स हो गई है ना। प्लीज इसको थोड़ा सा स्किप कर लेना जब तक मैं निकाल रही हूँ, 2-3 सेकंड आगे बढ़ा देना अपनी वीडियो। चलिए, ये हमारा यूनियन बजट। चलो फास्ट रिवीजन करेंगे अब इसको, यूनियन बजट। तो यूनियन बजट क्या होता है, बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारे खर्चे लिखे होते हैं और जिसमें हमारी रिसीट लिखी होती है, जिसमें हमारे सारे के सारे खर्चे, सारी की सारी रिसीट लिखी होती है। अब इंपॉर्टेंट बात है, आप ये याद रखना कि जो बजट है वो एवरी ईयर 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है। अगर इलेक्शन ईयर हो तो बजट 2 बार आता है। जैसे अब की हम बात करें तो 1 फरवरी को भी बजट आया था, और गवर्नमेंट के इलेक्ट हो जाने के बाद वापस से एक नया बजट फिर से आता है। बजट जो होता है वो हमेशा पूरे साल के लिए होता है, अपकमिंग ईयर के लिए होता है। जैसे 1 फरवरी 2024 को जो बजट आया था वो 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक रहेगा। फिर अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पे कि जो बजट होता है, याद रखना इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। बजट हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। बजट हमेशा आने वाले साल के लिए होता है। इसको हम आर्टिकल नंबर 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया के तहत बनाते हैं। बजट में हम सारे के सारे रिसीट एंड एक्सपेंडिचर्स को दिखाते हैं। ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को मैनेज करती है, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है और रिसोर्सेस को एलोकेट करती है। क्लियर सभी बच्चों को? यस मैम। आइए आगे बढ़ते हैं, ये इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम बजट बनाते हैं।
तो इससे हमारे इकोनॉमी का प्रमोशन होता है, हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है, हमें समझ आता है कि हमें कौन से सेक्टर में कितना खर्चा करना है। हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखने के लिए बजट बनाते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए बजट बनाते हैं। बजट के थ्रू गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अच्छी अच्छी पॉलिसीज अनाउंस करती है, साथ ही साथ उनको इंप्लीमेंट भी करती है। बजट के क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या फायदे हैं, बजट के क्या क्या फायदे हैं। बजट बेटा किसके, बजट बिजनेस को अफेक्ट करता है टैक्स रेट के थ्रू, रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू, इन्वेस्टर्स को भी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। इन्वेस्टर्स को प्राइजेस, स्टॉक मार्केट के प्राइजेस में तेजी या फिर गिरावट देखने को मिलती है, इंटरेस्ट रेट में भी चेंज आता है, एक्सचेंज रेट में भी चेंजेस आते हैं। इंडिविजुअल्स भी अफेक्टेड होते हैं ड्यू टू टैक्स रेट, ड्यू टू डिडक्शंस एंड ड्यू टू एग्जाम्पशंस। मतलब कि बजट जो है इसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इकोनॉमी पे एंड इकोनॉमी में रहने वाले लोगों पे देखने को मिलता है। अब याद रखना कि बजट के अंदर 3 चीजें होती हैं, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट एंड फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। सबसे पहले बात आती है कि गवर्नमेंट के बजट में जो रिसीट्स आती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। रिसीट्स 2 प्रकार की होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स वो 2 प्रकार की होती है, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स किसे कहते हैं, जो टैक्स के फॉर्मेट में गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, चाहे जीएसटी से मिल जाए, चाहे इनकम टैक्स से, चाहे इंपोर्ट ड्यूटी से, चाहे किसी भी फॉर्मेट में मिल जाए, पर टैक्स होना चाहिए। अदर देन टैक्स अगर कोई भी पैसा रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं, नॉन टैक्स, जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, ग्रांट। अच्छा, कैपिटल रिसीट किसे कहते हैं, फिर कैपिटल रिसीट जहां से गवर्नमेंट की एसेट या लाइबिलिटी पे प्रभाव देखने को मिल रहा हो। तो अगर कोई एसेट बेच दी है तो वहां से पैसा आया, लोन ले लिया है वहां से पैसा आया, मतलब एसेट और लाइबिलिटी बैलेंस शीट जब चेंज हो रही है तो उसको कैपिटल रिसीट बोलते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर 2 तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि एम्प्लॉय की सैलरी पे करनी है, कोई लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट देना है, किसी पे डिविडेंड बांटना है, तो ये सब क्या है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हाईवे बनना है, हॉस्पिटल बनना है, स्कूल बनना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, रोड बनना है, ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए कंपोनेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। फिस्कल डेफिसिट जरूर याद रखना क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, इसको क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब पता लगता है कि गवर्नमेंट को कितना उधार लेने की जरूरत है, जिसको गवर्नमेंट डिफरेंट सोर्सेस से उधार लेती है। आइए बस इसी के साथ हमारा ये भी खत्म होता है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमें लगाने हैं। आइए वापस से आ जाओ, अब हम इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर यूनियन बजट भी हमारा खत्म। अच्छा, कॉन्फिडेंस तो सबको आ रहा है ना, हाँ मैम एकदम बढ़िया। नेशनल इनकम भी हो गया, देख रहे हो बेटा, अब यूनियन बजट का भी आपने रिवीजन कर लिया है। चलो आ जाइए। सो फाइनली यूनियन बजट के क्वेश्चन शुरू करो। सबसे पहले एक क्वेश्चन नंबर दिस, सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या है मैम, ये क्वेश्चन है हमारे पास, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन बोरो लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स। गवर्नमेंट को जो भी पैसा बोरो करना होता है अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए, किसी भी काम के लिए, तो कहां से कर सकती है, क्या फॉरेन बैंक से ले सकती है, क्या फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार मांग सकती है, क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मांग सकती है, यस मैम सबसे मांग सकती है। कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड, कैपिटल रिसीट्स में क्या आएगा, ग्रांट बाय फॉरेन गवर्नमेंट। बेटा मुझे आंसर चाहिए कमेंट में, ग्रांट बाय फॉरेन गवर्नमेंट, ग्रांट का मिलना रेवेन्यू रिसीट होती है मैम। अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीट्स होती है मैम। बोरोइंग फ्रॉम मार्केट ये क्या है, कैपिटल रिसीट्स, क्योंकि बोरोइंग लेने से आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, तो थर्ड वन इज व्हाट, कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट आपसे पूछा क्या था, करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट क्या था, कैपिटल रिसीट क्या थी, थर्ड ओनली। थर्ड ओनली मतलब ये वाला, ठीक है मैम। नेक्स्ट, who among the following present the first Indian Union budget on February 18, 1869 after Indian budget was introduced on April 7, 1860 by East India Company। बताओ सबसे पहले ये बजट किसने प्रेजेंट किया था, किसने किया था, बताओ किसने किया था, ब्रिटिशर्स के टाइम की बात है, याद रखना मिस्टर जेम्स विल्सन ने। नेक्स्ट,
Who among the following presented the first budget of independence of India? किसने किया था? ये तो याद होगा, शेट्टी. यस मैम, आर.के. शेट्टी, याद रखना. Which article of the Constitution of the India required the government to present the union budget? अभी अभी कराया था आर्टिकल नंबर 112. इनिशियली इन हाउ मेनी लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेज में बजट आता था? शुरुआत में सिर्फ एक ही लैंग्वेज में आता था, वो भी इंग्लिश. चलिए नेक्स्ट, चलो सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे. अच्छा मैम, यहाँ पे मैंने कुछ गलत टिक कर दिया ना. क्या क्वेश्चन था? इनिशियली हाउ मेनी लैंग्वेज द बजट. इनिशियली बेटा 2 लैंग्वेज में बजट प्रिंट किया जाता था, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. चलिए नेक्स्ट, द इंडियन यूनियन बजट एम्स टू raise the aggregate demand and during period of low employment. Moreover, during situation of high employment, the goal of the budget is to reduce aggregate demand. This function of budget is termed as what? ये बोल रहे हैं कि अगर इंडियन यूनियन बजट, इसका एम है रेस टू एग्रीगेट डिमांड, मतलब जब लो एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, मतलब बेरोजगारी चल रही है, तब डिमांड बढ़ाओ, और जब हाई रोजगार लोगों को मिल रहा है तो उस टाइम पे रिड्यूस्ड करो डिमांड. दैट मीन्स वी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जब लोगों पे घना पैसा होता है, ढेर सारा पैसा होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उनके हाथ से पैसा छीन लो, और जब कम पैसा है तो हम कोशिश करते हैं कि उनके हाथ में पैसा दे दो. हम इकोनॉमी को स्टेबल कर रहे हैं मैम. इन द इंडियन यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट. इनमें से कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू है? जीएसटी टैक्स रेवेन्यू, कस्टम ड्यूटी टैक्स रेवेन्यू, एक्साइज ड्यूटी टैक्स रेवेन्यू, डिविडेंड एंड प्रॉफिट ही क्या नॉन टैक्स रेवेन्यू. नेक्स्ट, हु हैज प्रेजेंटेड द बजट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम. सबसे ज्यादा बार बजट किसने प्रेजेंट किया है? मोरारजी देसाई ने, पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, यशवंत सिन्हा. सबसे ज्यादा टाइम 10 टाइम्स इवन किसने प्रेजेंट किया है बेटा? 10 बार टोटल में मोरारजी देसाई ने. अच्छा, the record of presenting maximum number of budget is held by Shri Morarji Desai for presenting 10 budget. Who has presented for second highest time? मतलब कि सबसे ज्यादा का रिकॉर्ड तो मोरारजी देसाई के पास है, इन्होंने 10 बार बजट प्रेजेंट किया है. लेकिन सेकंड नंबर पे कौन आता है? सेकंड नंबर पे आते हैं बेटा पी चिदम्बरम, इन्होंने भी तकरीबन तो क्या 9 बार बजट प्रेजेंट किया है. नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट करो. All revenue raised by the government, money borrowed and receipt from loans given by the government flow into what? पढ़ो. All revenue raised by the government, money borrowed मतलब जितना भी पैसा बोरो कर रही है या रिसीट आ रही है, चाहे टैक्स रेवेन्यू चाहे नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये सब कौन से फंड में जाता है? कंसोलिडेटेड फंड. ये एक ऐसा कुआ है जिसमें गवर्नमेंट सारा पैसा भरती जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. Dash of the Indian Constitution require the government to present to Parliament a statement of estimated receipt and expenditure. मतलब वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट प्रेजेंट करती है जिसमें क्या दिखाया जाता है? रिसीट एंड एक्सपेंडिचर. कौन सी स्टेटमेंट होती है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कौन से आर्टिकल के तहत बनती है? आर्टिकल नंबर 112. नेक्स्ट क्वेश्चन. On which date first budget of independence India was presented by the R.K. Shanmugam Shetty. बताओ पहला बजट कब प्रेजेंट किया गया था? 26 नवंबर 1947. रिसीट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, लिख लो बेटा, सेल. एसेट्स को बेच देना, अपनी इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्ट कर देना, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर देना. विल बी कन्वर्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीट. जब अपनी एसेट्स को बेच रहे हो, उससे पैसा आ रहा है, तो कौन सी रिसीट हो जाएगी? ये कैपिटल रिसीट. नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट करेंगे सभी बच्चे. लोन रिसीट फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट आर कवर्ड अंडर व्हाट. अगर आप लोन रिसीट कर रहे हो, लोन रिसीव आपको हो रहा है, तो ये कौन से बजट में जाएगा? कैपिटल, क्योंकि लोन आपकी लाइबिलिटी, आपकी बैलेंस शीट का आइटम है. दैट मीन्स वो कैपिटल बजट का हिस्सा बनेगा. नेक्स्ट, डैश और रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट लाइबिलिटीज और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स. एग्जाम्पल मार्केट बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन. बताओ बेटा, आप अगर लाइबिलिटी क्रिएट होती है, आपकी एसेट्स घट जाती है, तो ये कौन सी रिसीट है? मैम ये तो लाइबिलिटी अल्टर हो रही है, एसेट अल्टर हो रही है, कैपिटल रिसीट. नेक्स्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स दैट इज डायरेक्ट टैक्स फ्रॉम फॉर्म रिसीव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म अ पार्ट ऑफ व्हाट. बताओ मैम, टैक्स से मिलने वाला पैसा तो रेवेन्यू रिसीट होता है, रेवेन्यू रिसीट होता है. ग्रेट.
नेक्स्ट करो ये क्वेश्चन। स्पीड मेंटेन करके रखनी है बेटा हमें, हम ये नहीं कि 6 घंटे में यही एक ही सब्जेक्ट खत्म कर रहे हैं, हमारे पास 2 से 2.5 घंटा है बस मात्र। The government receipt which neither create asset nor reduce any liability are called as what? मैम जहां से ना लाइबिलिटी पे अल्टर हो ना एसेट्स पे, तो उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स। नेक्स्ट चलो बेटा, अब आ गया हमारे पास एक नया चैप्टर इंडियन इकोनॉमी। तो इसके भी ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, फास्ट रिवाइज करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को, बहुत स्पीड में सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे। ये रहे हाँ, तो हम अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो टोटल में हमारे पास कितने सेक्टर्स होते हैं? 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं? जो मैम एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी में इंडल्ज हो, जो मैम हस्बेंड्री पशुपालन में इंडल्ज हो, उसको प्राइमरी। सेकेंडरी जहां पे प्रोडक्शन हो रहा हो गुड्स का, टर्सरी जहां पे सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा हो। ठीक है मैम, आइए यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो हमारा सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर, इसको हमने 2 भागों में बांटा, जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब जहां पे हम कुछ जेनरेट कर रहे हो, कुछ जेनरेट कर रहे हो, जैसे हम पेड़ पौधों से फल निकालते हैं, एनिमल से हमको मिल्क मिलता है, भेड़ों से हमें आपको पता है ऊन मिलती है, इसी हिसाब से एक्सट्रैक्टिव जहां पे हम जमीनों से खोद खोद के सामान निकालते हैं। आइए 2 तरह के होते हैं, डन है जी। हाँ, फिर नेक्स्ट देखो, प्राइमरी सेक्टर हमारे टोटल 4 तरीके के होते हैं। प्राइमरी सेक्टर में फार्मिंग आती है, माइनिंग आती है, फिशिंग आती है और फॉरेस्ट्री आती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग में। 58% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। इंडिया बेटा सेकंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में आता है। राइस प्रोड्यूस करने में, वीट, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट्स एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोड्यूस करने में हम वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउ होता है। यस, याद रखना बेटा, फर्स्ट मेगा फूड पार्क कब कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? राजस्थान में इनॉग्रेट किया गया है। फिर आपको क्या याद रखना है, इसमें से कोई बात नहीं रखोगे चलेगा, ये याद रखना है गवर्नमेंट के द्वारा मेजर कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ये सारे गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स हैं। एग्री उड़ान प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट असिस्टेंस स्कीम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। फिर आता है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जहां पे गुड्स का प्रोडक्शन होता है, जैसे ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, केमिकल बनाना, एरोस्पेस, शिप बिल्डिंग बनाना, एनर्जी यूटिलिटीज। ठीक है जी, यस मैम। इसके बाद आपको याद रखना है बेटा, अगर मैं बात करूं कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये भी अच्छा खासा ग्रोइंग सेक्टर हो चुका है। अच्छा, ये सारी बातें भी दोबारा से आएंगी, यहाँ पे ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा सेक्टर है, जो भी हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, यहाँ पे 74% तक की बेटा एफडीआई अलाउ हो चुकी है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसका काम है अदर बाकी सभी सेक्टर को और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विस। यहाँ पे ध्यान दो अब आप कि ये जो सेक्टर है बहुत ही लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट भी है सर्विसेज का। इंडिया में सर्विस सेक्टर के ये ढेर सारे एग्जांपल्स हैं आपके सामने। यहाँ पे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि सर्विस सेक्टर टोटल जीडीपी में, या जीवीए भी बोल सकते हैं, 54% तक का कंट्रीब्यूशन अकेले सर्विस सेक्टर मतलब कि टर्सरी सेक्टर का है। ठीक है मैम, तो सर्विस सेक्टर नंबर 1 पे भी आता है, इसको सबसे ज्यादा एफडीआई भी मिलता है। यहाँ पे कुछ की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं सर्विस सेक्टर के, इनके नाम याद रखना। एग्रीकल्चर पॉलिसी से रिलेटेड कुछ और जरूरी बातें हैं कि ये पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। क्यों बनाती है? ताकि एग्रीकल्चर के बढ़िया तरीके से उपजाऊ बनाया जा सके, फार्मर की इनकम बढ़े, फार्मर का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़े। अच्छा, इसके बाद गवर्नमेंट में बेसिकली जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ये 5 वर्षीय योजना बनाई थी, 5 ईयर प्लान,
तो सबसे पहला प्लान बना था 1951 से 1956 का बना था। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था कि एग्रीकल्चर की रैपिडली ग्रोथ होनी चाहिए। अब आप सिर्फ हेडिंग देखोगे और मुझे सुनोगे क्योंकि मैं खुद ही सब बोल दूंगी। सेकंड 5 ईयर प्लान कब आया, ये डेटा याद रखना, 56 टू 61 में आया। इसने किस पे फोकस किया, इसने फूड ग्रेन पे फोकस किया था। थर्ड कब आया, ये ईयर इंपॉर्टेंट है, 1961 से 1966 में आया। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला प्लान, क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन पहली बार स्टार्ट हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी बेटा थर्ड ईयर प्लान में। मैंने यह सारा एक साथ लिख भी दिया है आपके लिए कि फर्स्ट में हमने एग्रीकल्चर पे फास्ट ग्रो करने पे फोकस किया था, सेकंड में हमने इंडस्ट्री ग्रोथ, स्ट्रीट फूड ग्रोथ पे फोकस किया था, थर्ड में हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी, और फोर्थ में हमने ग्रोथ पे फोकस किया था, सीड्स की ग्रोथ पे, फर्टिलाइजर की ग्रोथ पे, टेक्निक पे, इन सब चीजों पे हमने इम्पैक्ट देखने की कोशिश करी थी, इन सब पे हमने फोकस किया था। वीट पे हमें अच्छा खासा ग्रोथ मिला था फोर्थ में। सिक्स में हमें लैंड रिफॉर्म मिला था। आज वो पढ़ते हैं, पहले आएगा हमारा फोर्थ किसका था, अभी अभी मैंने बताया कि सीड्स और फर्टिलाइजर पे ग्रोथ कराई थी। फोर्थ का नंबर याद रखना क्या है, फिफ्थ का नंबर याद रहना चाहिए। फिफ्थ बेटा बेसिकली बेस्ड है कि लोगों को अच्छे से लोन मिल जाए, सब्सिडी मिल जाए, ताकि फार्मर अच्छी फसल कर पाए। सिक्स्थ हमारा 80 टू 85 में आया, ये लैंड रिफॉर्म पे बेस्ड है। ये वर्ड कीवर्ड याद रखना, दिमाग में ठूस लो बेटा, ये भूलना मत। सेवंथ 85 टू 90 के बीच में आया, इसने फूड ग्रेन एंड पल्स की ग्रोथ पे फोकस किया। एट्थ 92 टू 97 पे आया, इस टाइम पे हमारी फूड ग्रेन एकदम स्टेगनेंट पोजीशन पे आ गई थी, लेकिन ऑयल सीड्स में ग्रोथ दिखी थी। नाइन्थ हमारा 97 से 02 तक चला, ये मिक्स्ड सक्सेस से रिलेटेड है एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें मिक्स्ड ग्रोथ थी। टेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंथ कब आया, 2002 टू 7 तक चला। इसमें ढेर सारी चीजें हुई, क्रेडिट का फ्लो बढ़ा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बढ़ी, डेवलपमेंट रूरल एरिया का बहुत अच्छे से हुआ। सो इसमें काफी कुछ हमें देखने को मिला था। अच्छा 11th बेटा 7 से लेके 12 तक रहा, इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ हमें देखने को मिली। अच्छा इंक्लूसिव ग्रोथ का ये टॉपिक बिल्कुल भी पढ़ना आपके लिए जरूरी नहीं है। 12th 12 से 17 तक चला था, इसमें बहुत ही ज्यादा लो प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन यहाँ पे वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी को बढ़ावा मिला था, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हमने यहाँ पे काम करना शुरू किया था। सो ये सारे हमारे 5 ईयर प्लान्स थे। आइए अब आ जाओ सभी बच्चे यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे इस चैप्टर का दूसरा पढ़ाओ जो कि हमसे बात करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट की एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड की। मेरी बात ध्यान से सुनो तो आपको समझ आ जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम सारी की सारी ट्रांजैक्शंस दिखाते हैं जो कि दो देशों के बीच में होती है। दो देशों के बीच में होने वाली सारी ट्रांजैक्शन, चाहे वो विजिबल आइटम हो, चाहे वो इनविजिबल आइटम हो, चाहे वो कैपिटल आइटम हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विस हो, हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन को जहां पे दिखाते हैं उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। सो मैम बैलेंस ऑफ जो पेमेंट होता है ये इसमें क्या होता है, इसमें बेटा तीन चीजें निकल के आती हैं। बैलेंस्ड ऑफ पेमेंट बीओपी भी हो जाता है, मतलब कि जब हमारे आउटफ्लो इज इक्वल टू इनफ्लो हो जाते हैं। बीओपी हमारा सरप्लस कब होता है, जब हमारे इनफ्लो ज्यादा हो आउटफ्लो कम हो। और डेफिसिट कब होता है, जब हमारे आउटफ्लो ज्यादा हो और इनफ्लो कम हो। चलिए अब ये मैंने यहाँ पे लिख के भी दे दिया एग्जाम्पल, आपका मन करे देख लेना। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम विजिबल ट्रेड को दिखाते हैं, मतलब कि हम गुड्स के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को दिखाते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों को दिखाया जाता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ दी गुड्स। तो इनका अगर मुझे डिफरेंस निकालना हो तो इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस आएगा मैम बैलेंस्ड बीओटी, फेवरेबल बीओटी एंड अनफेवरेबल। तो बैलेंस्ड मतलब क्या होगा, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट। फेवरेबल मतलब क्या होगा मैम, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे इंपोर्ट से। अनफेवरेबल का क्या मतलब होगा, एक्सपोर्ट्स कम होंगे इंपोर्ट ज्यादा होंगे। अच्छा तीन मेन कंपोनेंट होते हैं बेटा, फाइनेंशियल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट। फाइनेंशियल अकाउंट में सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दिखाई जाती हैं, लोन से रिलेटेड, लोन लेना देना। कैपिटल अकाउंट में सारी कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी, एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड। करंट अकाउंट में डेली रूटीन की सारी ट्रांजैक्शंस दिखाई जाती है। चलिए हो गया। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई। जल्दी सुन लो, फिर ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं।
जब भी विदेशों से अपने भारत में पैसा लगाया जाता है, बिजनेस को कंट्रोल किया जाता है, बिजनेस की ओनरशिप ली जाती है, तो उसको बोलते हैं एफडीआई। विदेशों में बैठ के अगर आप भारत के किसी बिजनेस पे कंट्रोल कर रहे हो, कोई बिजनेस खोल रहे हो, किसी बिजनेस के साथ आप मर्जर कर रहे हो, एक्विजिशन कर रहे हो, जॉइंट वेंचर बना रहे हो, कुल मिला के आप बिजनेस में डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो, बिजनेस में डिसीजन ले रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, बिजनेस के ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हो, बिजनेस के ऑनर बन रहे हो, तो इसको बोलते हैं एफडीआई। लेकिन जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप वो इंडिया की शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, आपको कोई कंट्रोल नहीं मिलता है, आप तो सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो। जैसे हम लोग अपने मार्केट में पैसा लगाते हैं, ऐसे ही जब विदेशी हमारे मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एफएफआई किसे कहते हैं, मैंने डिटेल क्लास में आपको बताया था कि जैसे हमारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं जो हमारे पैसे को डिफरेंट तरह के शेयर्स में लगाती हैं सो दैट हमें लॉस ना हो, ऐसे ही एफएफआईज भी होते हैं। ये विदेशी लोगों के पैसे को अच्छी तरह से नाप तौल के सही तरीके से शेयर मार्केट में लगाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एफएफआई। याद रखना, यहाँ पे बिजनेस का कंट्रोल मिलता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो शॉर्ट टर्म के लिए, और ये एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आपको बिजनेस में ओनरशिप मिलती है, लेकिन पैसा जब आप किसी कंपनी के शेयर में लगा रहे हो, जैसे रिलायंस में, टाटा में, तो आपको कोई भी ओनरशिप नहीं मिलती है, कोई भी कंट्रोल नहीं मिलता है, डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं मिलती है। ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने अभी बताया कि कुछ एफआईआई होती है, बेसिकली कंपनीज होती हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सभी छोटे छोटे विदेशी इनको अपना पैसा देते हैं और ये इंडिया में अपनी समझ के साथ पैसा कंपनी में लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। बस यहाँ पे क्या है, हम पैसा लगाते हैं, यहाँ पे कोई कंपनी है जिसको हम थोड़ा सा कमीशन देंगे और अपना पैसा उससे लगवाएंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर डिफरेंस करके डायग्राम भी बनाया हुआ है, किसी का मन करे पढ़ लेना, नहीं जाने देना, ये रहा प्रॉपर। चलो, तो ये हमने बढ़िया तरीके से अपना खत्म कर दिया प्रॉपर पूरा। आइए, एक ये पॉइंट जरूर याद रखना, ये आपसे पूछा जाता है कि एमएसएमई किसे कहते हैं, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, एक बार देख लेना, एक बार पेपर में पूछी गई थी तो मैंने लिख दिया है, मैंने कहा बच्चे एंड टाइम पे भूल जाते हैं। तो माइक्रो मतलब जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो, टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो, और सर्विस सेक्टर है तो 10 लाख से कम इन्वेस्टमेंट हो। स्मॉल 10 लाख से कम होनी चाहिए, 50 लाख से कम टर्नओवर है। तो डेफिनेशन है, आपका मन करे एक बार देख लेना, नहीं तो आप जाने भी दे सकते हो इस चीज को। आइए अब इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा देती हूं आपको, रेडी हो करने के लिए। अच्छा, ये रिवीजन आपको सही लग रहा है? रिवीजन सही इन द सेंस कि थोड़ी स्पीड मैंने मेंटेन कर रखी है, मतलब फास्ट स्पीड में कराना पड़ रहा है, क्योंकि आप सब जानते हो बेटा, अब तक मैंने अराउंड 5 चैप्टर्स आपको करा दिए हैं, और अगर मैं अपनी स्पीड कम कर दूं तो ये करा पाना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा, एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा। चलिए, ये रहे आपके सामने क्वेश्चंस, एंड ये सारे क्वेश्चंस अब आपको करने हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 48 शुरू हो जाओ सारे बच्चे आंसर देने के लिए। Which sector of the Indian economy had the largest contribution? अभी कराया था, टर्सरी सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है इन इंडियाज जीवीए, 54%। नेक्स्ट, which of the following is the main component of tertiary sector? गवर्नमेंट सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ, सारी की सारी आ जाती है। NFSM was launched to improve the country's overall crop production, especially that of rice, wheat, pulse. What the NFSM stand for? ये कह रहे कि what is the meaning of NFSM? हमें पता है कि इसको राइस के लिए, व्हीट के लिए, पल्सेस के लिए लाया गया था, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है बताओ मुझे? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट। आइए नेक्स्ट, ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग कौन से 5 ईयर प्लान में हुई थी? अभी बताया था 3rd ईयर में। An organization by providing opportunity to the disadvantaged section of the society fulfill its what? बताओ, अगर आप सोसाइटी में किसी की हेल्प कर रहे हो, an organization by providing opportunity to disadvantaged section, अगर आप डिसएडवांटेज सेक्शन को काम धंधा दे रहे हो, जॉब दे रहे हो, तो इसका कौन सा ऑब्जेक्टिव है? ये सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, a set of economic reforms that established greater role of the private sector and reduce the role of public sector. कौन सी इंडस्ट्री पॉलिसी आई थी जहां पे
जहां पे पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया गया था और प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ावा मिला था। न्यू इंडस्ट्री पॉलिसीज 1991। 5 ईयर प्लान किसने बनाना शुरू किया था? अभी अभी बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान? क्या ऑब्जेक्टिव है मैम? सोशल जस्टिस रहे, इकोनॉमी ग्रो करे, हमारी तेज ग्रो करे, लोगों को रोजगार मिले, ऑल आर दी एप्लीकेबल। नेक्स्ट, 11th ईयर प्लान वाज कंक्लूडेड। मुझे बताओ बेटा 11th ईयर प्लान आखिरकार कब कंक्लूड हुआ था? 11 ईयर प्लान, ये देखो मैंने कहा था ना पूछ लेते हैं, 2007 से 12 में। नेक्स्ट, the dash is the difference between the monetary value of export and import of output। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? आउटपुट। आउटपुट बोले तो गुड्स, तो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो सब आ जाता है ना, चाहे गुड्स हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे फाइनेंस हो, कुछ भी हो। When there is an excess of export over import, एक्सपोर्ट ज्यादा है तो ये क्या हो गया? फेवरेबल। Which of the following is an intangible item in balance of payment statement? इनमें से कौन intangible item है? बैंकिंग सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन, इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, इंपोर्ट ऑफ स्टील। मैम ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है बैंकिंग सर्विस। नेक्स्ट, 65 is a systematic record of all economic transaction between two countries, one country and the rest of the world। all transaction जहां पे हम लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। जब हम अपने देश को दूसरे देशों के साथ अगर जोड़ देते हैं, विदेशी व्यापार शुरू हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट, कुड बी dash could be in the form of either establishing business operation or by entering into joint venture by merger। अभी अभी बताया था, जब आप अपने देश से दूसरे देश में जाते हो और वहां की बिजनेस पे कंट्रोल करते हो, या आप एज अ जॉइंट वेंचर करते हो, एज अ मर्जर करते हो, एज अ एक्विजिशन करते हो, तो उसको हम क्या बोलते थे? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पैसा कहां पे? शेयर्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, तो ये क्या होता है मैम? ये तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता था। ग्रेट। नेक्स्ट, हु वुड फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन नेशनल्स भी कर सकते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन भी कर सकते हैं, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, डैश इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनी और इंडिविजुअल हु इज एन एंटिटी, who is an entity in one country in the form of controlling ownership in business interest in an other country। बताओ मुझे, बताओ मुझे। dash is an investment made by company or individual who is an entity in one country in the form of ownership। आप कंट्रोल कर रहे हो दूसरी कंपनी के बिजनेस को, तो कंट्रोल करने का राइट कब मिलता था? FDI में। चलिए, इसी के साथ बेटा हमारी जो इकोनॉमी थी वो खत्म हो गई। हमारी इकोनॉमी खत्म हो गई। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट पे, एंटरप्रेन्योरशिप सिनारियो पे। आ जाओ, फास्ट फास्ट निपटाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आइए, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया क्या था मैम? ये एक प्रोग्राम था जो कि मोदी जी के द्वारा चलाया गया था, जो कि कब चलाया गया था? 25 सितंबर 2014 को। इन्होंने कहा था कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो बेसिकली इसका मेन मोटो क्या था कि हमें भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। 25 की एरिया थे जिसपे हमने फोकस किया था, ये आपको कतई याद रखने की अब जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये एरिया आपसे कोई नहीं पूछेगा। स्टैंड अप इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में 1 से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये भी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक प्लान था, 2015 में शुरू किया गया था। बेसिकली इसके तहत SC ST और जो वीमेन होती हैं, इनको क्या दिया जाता है? फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है बिजनेसेस को चलाने के लिए। यहाँ पे आप सब अगर ध्यान दो तो स्पेशली जो पैसा मिलेगा, जो लोन मिलेगा, उसकी लिमिट 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक की है। और ये जो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ SC ST या वीमेन को ही मिलता है। अगर आप ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब है यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, आप सर्विसेज का काम कर रहे हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो, कोई ट्रेडिंग सेक्टर में काम कर रहे हो। अगर आप
और लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हो तब भी आपको ये पैसा मिल जाएगा, ये लोन मिल जाएगा, बशर्ते एक शर्त है कि एटलीस्ट 51% ऑनरशिप SC ST या फिर वीमेन की होनी चाहिए। ये लोन कब मिलेगा? अगर आप SC हो, ST हो या फिर वीमेन हो और आपकी एज 18 साल या उससे ज्यादा है और आप पैसे को ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए यूज करो। अगर आप दूसरों के साथ मिलकर काम कर रहे हो तो एटलीस्ट इन लोगों की 51% की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए और आपने पहले कभी डिफॉल्ट ना किया हो, लोन की रीपेमेंट टाइम से की हो, तभी आपको लोन मिलेगा। अच्छा, नेचर ऑफ लोन कंपोजिट लोन ये रहता है जिसका अमाउंट 10 लाख से 100 लाख तक रहता है। यहाँ पे ये तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अब फोकस नहीं करना है। 7 साल में आपको इसको रीपेमेंट करना होता है, 18 मंथ का आपका मोनेटोरियम भी आपको मिल जाता है। आ जाओ नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया। ये क्या होता है स्टार्टअप इंडिया? यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2016 को इसको लॉन्च किया था कि हम अपने भारत को स्टार्टअप हब बनाएंगे। जितना ज्यादा स्टार्टअप होगा दैट मीन्स उतने काम धंधे बढ़ेंगे, लोगों को जॉब मिलेगी, हमारा देश ग्रो करेगा। फास्ट रिवीजन करना है। स्टार्टअप के बेनिफिट क्या है? फाइनेंशियल बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट, रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट होता है, इनको गवर्नमेंट के सपोर्ट मिल जाते हैं, इनको ह्यूज नेटवर्क अपॉर्चुनिटी इनको मिल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एज अ स्टार्टअप कैसे कैसे अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हो। एज अ पार्टनरशिप फॉर्म LLP और प्राइवेट कंपनी करा सकते हो, पब्लिक कंपनी आप नहीं कराओगे। अच्छा, स्किल इंडिया प्रोग्राम क्या है? स्किल इंडिया बेसिकली नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा चलाया गया। याद रखना NSD की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। और एक बात आप याद रखना कि एक NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। साथ के साथ NSDC को किसने स्टैब्लिश किया था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्टैब्लिश किया था। ये बात आपको याद रखनी है। इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर होल्ड 49% ऑफ शेयर कैपिटल while प्राइवेट सेक्टर 51%। मतलब MSDE एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर में NSDC के अंदर में 49% की शेयर होल्डिंग रखता है और प्राइवेट सेक्टर 51% की शेयर होल्डिंग रखता है। NSDC का एम क्या है? स्किल को डेवलपमेंट करना। बॉटलनेक बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटलनेक मतलब क्या क्या दिक्कतें आती हैं एक बिजनेसमैन को। तो टाइम इनएफिशिएंट होता है, पैसे की कमी होती है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, टू मच नॉइज होता है और स्मॉल नेटवर्क, लोग नहीं होते तो बिजनेस नहीं चल पाता और बहुत जल्दी हम ग्रो करने की सोचते हैं जो कि पॉसिबल नहीं होता। चलिए क्वेश्चंस करो। मैंने सारे कॉन्सेप्ट आई थिंक 5 से 6 मिनट में आपको रिकॉल करा दिए हैं। चलिए क्वेश्चन करो जल्दी से फटाफट। सभी बच्चे फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे। हाँ देखो, अभी 1 hour 26 मिनट हुआ है जस्ट और मैंने आपको लगभग ऑलमोस्ट सब करा दिया है और 2 घंटे में आपका सब हो जाएगा। 2 घंटे इन द सेंस टोटल मिला के। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंटरप्रेन्योर आर ओनर ऑफ द बिजनेस एंड मैनेजर आर एम्प्लॉय। मैम पहली स्टेटमेंट तो एकदम सही है और एंटरप्रेन्योर अर्न प्रॉफिट, मैनेजर अर्न सैलरी, ये बात भी एकदम सही है। तो दोनों स्टेटमेंट ही मैम सही है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट, which statement on entrepreneurship is incorrect? In India, an entrepreneur does not need to pay taxes. ऐसा थोड़ी होता है। Entrepreneurship identify इन्होंने क्या बोला? Incorrect। तो यही incorrect है। Entrepreneurship identify a need, mobilizing the resources, सही है। Small scale industry in India have tremendous export, सही बात है। एंटरप्रेन्योर बिकॉज प्रोवाइड ऑफ जॉब, एंटरप्रेन्योर जॉब देता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट अच्छा कर लेती हैं। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो लोगों की सेविंग को यूज करके पैसे इन्वेस्ट करके धंधा बनाता है, सही है। तो गलत क्या है? दिस इज रॉन्ग कि एंटरप्रेन्योर को टैक्स नहीं भरना पड़ता, ये तो बेटा अपने भारत में हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, विच इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज प्रिंसिपल फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम फॉर SC ST को, जब बेटा वीमेन को, इन सबको अगर लोन मिलता है तो किस स्कीम के तहत मिलता है? स्टैंड अप इंडिया, जस्ट अभी कराया था। नेक्स्ट, द डैश एम एट प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग वीमेन एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब। द स्कीम इज एंकर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सी स्कीम है जिसके थ्रू हम SC ST को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, वीमेन को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं? मैम स्कीम है स्टैंड अप इंडिया। नेक्स्ट, हु लॉन्च मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ये तो बता ही दोगे। देखो आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए सभी बच्चों का। अगर मैं बिना पानी पिए लगातार बोल के इतनी फास्ट स्पीड में आपके लिए पढ़ा रही हूँ ना, दैट मीन्स आपका भी कुछ कर्म बनता है कि आप भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दो, हमें भी फील हो कि हाँ आपको भी कुछ सीखने को मिल रहा है, आप भी कुछ पढ़ रहे हो, आपका पेपर है तो आपको भी 4 चीजें आ चुकी हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मेक इन इंडिया प्रोग्राम?
इट इज एनकरेज कंपनीज टू मैन्युफैक्चरिंग देयर प्रोडक्ट इन इंडिया, ये बात तो एकदम सही है, गलत नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया, एकदम सही है। इट विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, ये भी सही है। जीडीपी में मैम कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एकदम गलत बात है बेटा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी कैसे एक जगह टिक सकता है, ये भी तो बढ़ेगा। ऑन विच डेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च मेक इन इंडिया प्रोग्राम, बताओ मुझे मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब आया था? मेक इन इंडिया कब आया था? अभी अभी डेट याद कराई थी, 25 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट, व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ SC/ST वीमेन, कितनी थी बेटा? अगर आपको इस स्कीम के तहत लोन चाहिए स्टैंड अप इंडिया के तहत, तो मैक्सिमम एज कितनी बताई गई है? मैम मिनिमम एज बताई गई थी, कम से कम आप 18 साल या उससे ज्यादा के होने चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाँ चलो डन, बढ़ू आगे। यस, व्हाट इज द रेंज ऑफ कंपोजिट लोन अंदर स्टैंड अप इंडिया, बताओ मुझे। व्हाट इज द रेंज ऑफ कंपोजिट लोन, कितनी रेंज होती थी मैम? 10 लाख से लेके 100 लाख तक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ बॉटल नेक, अभी अभी पढ़ा था, प्रॉपर प्लानिंग हो रही है तो मैम ये समस्या नहीं है। इस छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, बहुत ज्यादा नॉइज है, लैक ऑफ मनी है, ये सब बॉटल नेक था। व्हाट इज द नॉट अ बॉटल नेक, इनमें से कौन नहीं है? इनसफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट बॉटल नेक है, लैक ऑफ मनी है, स्मॉल नेटवर्क है, गवर्नमेंट का फायदा मिल रहा है, तो ये कहां से बॉटल नेक हो गई? गवर्नमेंट का सपोर्ट, ये नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस इन्वायरमेंट। चलो लास्ट टू चैप्टर मात्र शुरू हो जाए। यस आइए, सो व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट के मेन कंपोनेंट होते हैं कि इस एनवायरनमेंट में सप्लायर, कॉम्पिटिटर, मीडिया, गवर्नमेंट, कस्टमर एंड मार्केट सर्कमस्टांसेस होती हैं। अच्छा नेक्स्ट, ये जो एनवायरनमेंट है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट में हमें ओवरऑल ग्रोथ देखनी होती है, बिजनेस प्रॉफिट में रहे, ये हमारी डिमांड होती है। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है और ये बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन होता है। इसके 6 की फैक्टर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, कॉम्पिटिटिव फैक्टर एंड सोशल फैक्टर। आइए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ये सारे के सारे फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी मैं सारे के सारे कराऊंगी विद इन 3 मिनट। अच्छा, ये भी आपसे पूछा जाता है कि इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं? इंटरनल मतलब जो कि बिजनेस का हिस्सा होते हैं, बिजनेस के अंदर फॉल करते हैं, जैसे कि बिजनेस की टेक्नोलॉजी, बिजनेस के फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, बिजनेस का कल्चर, स्ट्रक्चर, हिरार्की क्या है, वैल्यू फ्रेमवर्क, आपके बिजनेस की वैल्यूज क्या हैं, बिजनेस पाथ क्या है, किस हिसाब से आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो। एक्सटर्नल मतलब बिजनेस से आउटसाइड की चीजें। पॉलिटिकल फैक्टर, आपके बिजनेस को कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर, लीगल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, ये सब क्या है? एक्सटर्नल टू दी बिजनेस। अच्छा, पहला आता है पॉलिटिकल फैक्टर। याद रखना बेटा, एक्सटर्नल फैक्टर को हम पेस्टल से याद रखते हैं और ये निमोनिक पेपर में आ जाता है पेस्टल। पॉलिटिकल मतलब मैम जो भी गवर्नमेंट के जो रूल्स बनाए जा रहे हैं वो हमें किस हिसाब से अफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज पॉलिटिकल। गवर्नमेंट कहेगी FDI आएगा तो ये आपके लिए फायदा है, नहीं आएगा तो आपके लिए घाटा है। चलिए, इकोनॉमिकल फैक्टर मतलब इकोनॉमिकल मतलब फाइनेंस से जुड़ी बातें, इंटरेस्ट रेट हो गया, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गई, एक्सचेंज रेट हो गया, ये सब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है। सोशियो कल्चर, लोगों की जो चॉइसेस है, जो पहनावा है, वो सब सोशल में आता है। टेक्नोलॉजिकल, आजकल AI का भर भर के यूज किया जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल में आता है। लीगल, जो रूल्स बनाए जा रहे हैं, जो लॉज बनाए जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया, तंबाकू पे आपको बाहर गाइडलाइन लिखनी है, सिगरेट पब्लिक प्लेस पे पीना सही नहीं है, सिगरेट आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो ढेर सारी ऐसी रेगुलेशंस बनती हैं, ये सब किस में आती है? लीगल इन्वायरमेंट में आती है। माइक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो मतलब जो डे टू डे आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है और ये बहुत ही इंडिविजुअल लेवल पे आपको अफेक्ट कर रहा है, ये सब माइक्रो के बेटा क्या है? माइक्रो के फैक्टर्स है। कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर एंड मीडिया। मैक्रो जो आपको बड़े लेवल पे अफेक्ट कर रहा है और कंट्री एज अ होल लेवल पे अफेक्ट कर रहा है। डेमोग्राफिक, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, फिजिकल और सोशल एंड कल्चर एंड ग्लोबल। चलिए क्वेश्चंस कीजिए सारे बच्चे। मुश्किल से मैंने 6 मिनट में आपको पूरा मेन चीजें रिवाइज करा दी जो पेपर में आती हैं। चलो क्वेश्चन करना है अपने को, तो डैश कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसी। बताओ कौन से इन्वायरमेंट में इकोनॉमिक कंडीशन की चर्चा होती है, इकोनॉमिकल पॉलिसीज की चर्चा होती है? ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट, इन एनी मार्केट
डैश इज किंग, मार्केट में कौन भगवान होता है? दे आर ऑर्गेनाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, साथ के साथ ये माइक्रो इकोनॉमी का फैक्टर भी होता है, अभी अभी पढ़ा था, कौन होता है? कंज्यूमर, कंज्यूमर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंपोनेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? बताओ, 6 कंपोनेंट होते हैं, यस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, मैम सारे ही होते हैं। तो कस्टमर आर इंक्रीजिंग using e-wallet, point of sale devices and other digital payment method to make cashless purchase at retail establishment in India। आज के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं मैम? ई वॉलेट यूज कर रहे हैं। ये किसका हिस्सा है? पॉलिटिकल का नहीं है, लीगल का नहीं है मैम, टेक्नोलॉजिकल का है, इकोनॉमिक का नहीं है। नेक्स्ट, पॉलिटिसाइजेशन of business and economic issues, the nature of institution like the government and affiliated agency and the dominant ideology of major political parties are element of what? ये कह रहे हैं कि बताइए, जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो आइडियोलॉजीज होती हैं वो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं, तो ये कौन से इन्वायरमेंट का हिस्सा है मैम? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। रिडक्शन इन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट बाय बैंक टू इंक्रीज स्पेंडिंग, इंटरेस्ट रेट में बदलाव हो रहा है, मतलब कि फाइनेंस रिलेटेड क्या हो गया? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, कस्टमर ऑफ बैंक कैन नाउ कंप्लीट वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑनलाइन, आज के टाइम में लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बैंक की वेबसाइट को यूज करके। क्यों? क्योंकि मैम टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का हिस्सा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट, ये हमेशा चेंज होता रहता है, ये अनसर्टेन होता है, ये इंटर रिलेटेड होता है विद सराउंडिंग, रिजिड की पॉलिसी होती है। नहीं मैम, इसकी रिजिड नहीं होती है, तो फ्लैक्चुएटिंग पॉलिसीज हमें बनानी पड़ती है, वरना हमारा धंधा ठप हो जाएगा, लाइक अ नोकिया, लाइक अ BSNL। चलिए फाइनली लास्ट चैप्टर जिसे अब हम करने जा रहे हैं, दिस इज द लास्ट चैप्टर, इसके बाद हमारा पूरा रिवीजन डन विद कॉन्सेप्ट। तो ये अपने आप में आई थिंक बहुत बड़ी बात होगी कि हमने बहुत ही कम टाइम में पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया। ऑलमोस्ट ऑल कॉन्सेप्ट्स आई हैव कवर्ड इन दिस क्लास एंड जो भी चैप्टर रिलेटेड MCQs थे, टॉपिक रिलेटेड, वो भी हमने यहाँ पे आपके लिए कवर किए हैं। बस मोटो मेरा बेटा एक ही है कि ना पेपर से पहले कम टाइम में ज्यादा सा कवर हो जाए, मोटो एक ही है। अब मोटो को खराब नहीं करूंगी, जल्दी से ये चैप्टर भी कराऊंगी। तो अब हम की इंस्टीट्यूशंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके पेपर में आते हैं, जिसमें से पहला है नीति आयोग। नीति आयोग गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश की गई एक बॉडी है, ये थिंक टैंक का काम करती है। बेसिकली इसका काम है इकोनॉमी के लिए इकोनॉमी डेवलप करना। इसको कब फॉर्म किया गया था? 1 जनवरी 2015 को इसको फॉर्म किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ही है मैम इकोनॉमी पॉलिसी बनाना और फास्टर इनोवेशन कराना। इसका हेडक्वार्टर क्या है? याद रखना, न्यू दिल्ली में है। कौन इसका चेयरपर्सन है बेटा? नरेंद्र मोदी। नीति स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति की फुल फॉर्म मेन है आपके लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये याद रखनी है मेरे बच्चों को। अच्छा, इसके जो मेन एक्टिविटीज है उसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। पॉलिसी डिजाइन करती है, ये प्रोग्राम डिजाइन करती है, फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इसके अंदर, मॉनिटरिंग करके इवैल्यूएट भी करती है, थिंक टैंक का भी ये काम करती है, जस्ट लाइक अ इनोवेशन हब, अपडेटेड रहती है, ये नहीं आउटडेटेड हो जाए। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट साथी। तो इसका काम क्या है? पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखो, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन। ये कब लॉन्च हुआ? 2017 में लॉन्च हुआ। बिल्ड 3 रोल मॉडल, इसने 3 स्टेट्स को अपना रोल मॉडल बनाया। याद रखना बेटा, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश। एक क्वेश्चन आया था उसमें उत्तर प्रदेश भी लिखा हुआ था, तो घबराना मत, उत्तर प्रदेश इज नॉट द आंसर। द फर्स्ट फेज ऑफ साथी कंप्लीटेड कब हुआ था? 2020 में, मार्च 2020 में। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैम ये क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपकी धरोहर, आपके देश की धरोहर, पूरे इंडिया की जो कैपिटल मार्केट है उसको रेगुलाइज करने का काम क्या है? सेबी का। अच्छा, इसका मेन काम है ये इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती है।
ये रेगुलेशंस बनाती है। इसको बेटा 12 अप्रैल 1992 को स्टैब्लिश किया गया था। इसके लिए एक एक्ट है, सेबी एक्ट 1992। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, इसके रीजनल ऑफिसेज न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद में भी है, और इसके छोटे छोटे बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज पूरे देश में फैले पड़े हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज के पास 3 मेन पावर है। क्वासी जुडिशियल, जस्ट लाइक ये कोर्ट की तरह जजमेंट दे सकती है। क्वासी लेजिस्लेटिव, ये रूल्स भी बनाती है, और क्वासी एग्जीक्यूटिव, ये रूल्स बना के रूल्स को एग्जीक्यूट भी कराती है। इसके पास तीनों पावर हैं। अब आती है आरबीआई। आरबीआई कब स्टैब्लिश हुई? 1 अप्रैल 1935 को ये स्टैब्लिश हुई थी। सेंट्रल ऑफिस आरबीआई का शुरुआत में कलकत्ता में था। 1937 में इसको मुंबई में मूव कर दिया गया। याद रखना, इसके गवर्नर अब कहाँ पे बैठते हैं? मुंबई में, जो कि सारे के सारे डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं। यहाँ पे ध्यान दो कि जो शुरुआत में क्या हुआ, 1949 में आरबीआई को क्या कर दिया बेटा? फुल्ली गवर्नमेंट ऑन्ड बना दिया गया था, इसका नेशनलाइजेशन हो गया। फिर आता है हमारे पास आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये 1 अक्टूबर 2016 को इंप्लीमेंट किया गया था। पता है, जब हम सीए कर रहे थे, सीए फाइनल में, तो हमें ये एक्ट पढ़ना पड़ा था। पूरा का पूरा एक्ट था हमारे टाइम पे, तो पूरा का पूरा एक्ट हमने पढ़ा था। अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसमें क्या होता है बेसिकली, जो इंडिया में पहले बहुत ही गंदा प्रोसीजर होता था, एक कंपनी को बैंकक्रप्ट घोषित करने के बाद उसको वाइंड अप करने में लंबा प्रोसीजर होता था, कईयों साल लग जाते थे। लेकिन इस प्रोसेस के तहत बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में कंपनीज को वाइंड अप किया जाने लगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इस कोड की बात करूं तो यहाँ पे हम कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल, इन सब का टाइम मैनर में इन सब की जो इंसॉल्वेंसी होती है उसको, उसके प्रोसेस को रिजॉल्व करते हैं। फिर आता है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ये जितने भी हमारे कंपनीज होते हैं, एंटरप्राइजेस होते हैं, उन सब को रेगुलाइज करती है ये बॉडी। ये बॉडी में जितने भी मिनिस्टर्स बैठते हैं, ये सब सिविल सर्वेंट होते हैं, सब यूपीएससी एग्जाम को पास करके बैठते हैं। ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की मैं बात कर रही हूँ। एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट। ये याद रखना कि कॉम्पिटिशन एक्ट के लिए जिम्मेदार कौन है? एमसीए ही है। सुपरविजर ओवर 3 प्रोफेशनल, इसका इन 3 बॉडी के पास भी, इन 3 बॉडी के ऊपर भी इनका कंट्रोल है। आईसीएआई मतलब हमारी बॉडी, आईसीएसआई आपकी बॉडी, और एक होती है बेटा सीएमए, कॉस्ट अकाउंटेंट, आईसीएआई इनकी बॉडी। हम तीनों बॉडीज पे इनका, हम एमसीए का फुल्ली कंट्रोल्ड होता है। द एफिलिएटेड ऑफिसेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये जो एमसीए के ऑफिस हैं तीनों से एफिलिएटेड है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से भी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से भी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से भी क्या एफिलिएटेड है। अच्छा, यहाँ पे याद रखना, नेक्स्ट है एनसीएलटी। एनसीएलटी बेसिकली पहले जो कंपनी एक्ट हुआ करता था 1956, वहां पे सीएलबी होता था, कंपनी लॉ बोर्ड। फिर 1956 खत्म हुआ तो क्या आया? फिर आया 2013 कंपनी एक्ट, तो सीएलबी भी खत्म हो गई। सीएलबी की जगह कौन आया? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सेक्शन 408 कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। अगर कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी होता है किसी कंपनी को, तो वो केस लेके कहाँ पे जाएगा? अपना एनसीएलटी में जाएगा। अगर एनसीएलटी में भी मैम कोई दिक्कत आ जाए तो एनसीएलटी से फिर कहाँ पे जाएंगे? जैसे होता है ना, हाई कोर्ट में दिक्कत आ गई तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, तो मैम एनसीएलटी के डिसीजन से हम सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर हम किस में जाएंगे? फिर जाएंगे एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। ठीक है, एनसीएलटी में जाएंगे। एनसीएलटी बेटा, एनसीएलटी में जाएंगे, बात याद रखना। ये आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। चलिए क्वेश्चंस करो। चलिए सभी बच्चे क्वेश्चंस करेंगे अब। द प्रोग्राम 7 फोकस ऑन सेक्टर एजुकेशन एंड हेल्थ एंड टू बिल्ड 3 रोल मॉडल स्टेट। कौन कौन से 3 रोल मॉडल्स थे स्टेट से जिनको हमने सिलेक्ट किया था, और एक इनमें से कौन है जिसको हमने सिलेक्ट नहीं किया था? झारखंड को किया था, मध्य प्रदेश को किया था, उड़ीसा को किया था। उत्तराखंड को मैम हमने सिलेक्ट नहीं किया था। नेक्स्ट, सॉरी, उत्तर प्रदेश को हमने सिलेक्ट नहीं किया था। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013? बताइए, इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जो कंपनीज एक्ट 2013 का एडमिनिस्ट्रेशन करती है? मैम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस, इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज।
बताइए बेटा, ये जो तीन हमें दिए गए हैं, इश्यूअर ऑफ द सिक्योरिटीज, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, इनको कौन प्रोटेक्ट करता है? इनको प्रोटेक्ट करने का काम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे, चलो जल्दी से करो। Undertaking inspection, conducting inquiry and audit of Indian stock exchange and their intermediaries are performed by, बताओ बेटा, जो स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट होगा, इंटरमीडियरी का ऑडिट होगा, कोई घपला तो नहीं हो रहा, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही, ये सब कौन ध्यान रखता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द सेबी, बताओ कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेबी का? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। किसका होता है? इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर whom? Regulating the business in any stock exchange, regulating interest rate, regulating interest of insurance, regulating foreign investment in India, no, regulating the business in any of the stock exchange in India। जो भी बिजनेसेस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनको रेगुलेट करने का काम सेबी का है। नेक्स्ट, हेड ऑफिस कहां पे? अभी अभी पढ़ाया था, मुंबई में, सेबी का। आज अब आरबीआई से रिलेटेड है। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक वाज इनिशियली कहां पे एस्टेब्लिश किया गया था? कैलकाटा में, बाद में 1937 में मुंबई में आ गया था। डन? यस मैम। तो इसी के साथ हमने अपने सारे के सारे टॉपिक कवर कर लिए। ये यूनियन बजट हमने आपको कवर करा दिया। जी हाँ, ये अपना हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गई। चलो डन। इसी के साथ हमने अपना सारा का सारा मेन चीजें कवर कर ली है। देखो, मेरा जो मेन मोटो था, मैं आपको अपना मेन मोटो बताती हूँ एक बार कि अपना मेन मोटो क्या था। ध्यान रहे कि जो मेन मोटो था वो ये था कि मैं आपको एक कम टाइम में सब कुछ रिकॉल करा पाऊं। मेरा मेन मोटो क्या था? कम टाइम में, एक दो छोटी छोटी सी बात है वो और सुन लो। हाँ, मेरा मेन मोटो था कि मैं आपको कम टाइम में सब कुछ रिकॉल करा पाऊं, आपको सारे प्रोविजन दे पाऊं, आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो। सो मैंने बहुत कम टाइम लिया और यू कांट इवन बिलीव, इवन मुझे नहीं विश्वास हो रहा था क्या मैं सच में 2 घंटे में ये सब करा सकती हूँ बच्चों को। सीरियसली मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्या रियली 2 घंटे में हम बच्चों को कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। मैंने हर चैप्टर के अराउंड 12 से 15 क्वेश्चंस के बीच में रखा है, तो लगभग कुछ नहीं तो हमने 80-85 क्वेश्चंस तो करे ही हैं। 80 to 85 क्वेश्चंस मैंने वो उठाए हैं जो रिपीटेटिवली आते हैं। मैंने बिल्कुल वो क्वेश्चंस नहीं उठाए जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो आते ही नहीं है या जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन मैम पढ़ा दो कुछ अलग। मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं उठाए हैं क्योंकि ये वो वक्त है जहां मैं आपकी किस्मत के साथ बेटा गेम नहीं खेल सकती। मैं वही पढ़ाऊंगी ना जो आना है। एंड पिछले 6 साल से जो मैं देख रही हूं कि सीएस वाले CSET में क्या पूछते हैं, तो मैं वही लेके आई हूं आपके लिए जो पूछा जाता है। आपको लगा होगा कि कुछ क्वेश्चंस मैम रिपीट हुआ है, तो मैंने वापस से बोला कि आपके इंस्टीट्यूट रिपीटेटिवली इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। पेपर कोई बहुत ज्यादा रॉकिंग नहीं आता है कि आप नहीं कर पाओगे, या बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है कि आप पढ़ नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। आप खुद सोचो ना कि आपको मात्र बेटा 2 घंटे में, आपको 2 घंटे में 140 क्वेश्चंस करने होते हैं। मतलब 120 मिनट में आपको 140 क्वेश्चन को अंजाम देना है, और एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1 से भी कम मिनट का वक्त है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगे। आपके पास भी ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चंस ही आने हैं पेपर में। पेपर सिंपल ही आना है। 140 में से शायद ही 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हो जो टफ हो, अदरवाइज 130 क्वेश्चंस, 135 क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं। मतलब ऐसे होते हैं 100 क्वेश्चन तो ये समझ लो हर कोई कर पा रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चा अच्छे से पढ़ के गया होगा वो कर पाएगा। 3-4 ऐसे होते हैं जो भयंकर होते हैं। हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ठीक है, उसके लिए थोड़ी कि हम अपनी जान लगा देंगे।
तो हमें बिल्कुल भी ऐसी चीजें इस टाइम नहीं पढ़नी है जो अपने सिलेबस के रास्ते पे नहीं है। अपन अभी वही पढ़ेंगे जो रास्ता अपने सिलेबस पे जा रहा है, जो रास्ता अपने एग्जाम की मंजिल पे जा रहा है। अपन वो नहीं पढ़ेंगे जो रास्ता अपन को भटका रहा है। तो मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट रही। मैंने एक ही फोकस रखा कि मुझे सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल कराना है बच्चों को। सारे के सारे एमसीक्यू जो बहुत रिपीटेटिवली मॉक टेस्ट ई बुलेटिन में पूछे जा रहे हैं वो मैं बच्चों को दे पाऊं, क्योंकि पीवाईक्यू मार्केट में नहीं आते हैं, स्कैनर आते हैं। और स्कैनर आउट ऑफ, आप ये समझ लो 50% टू 70% आउट ऑफ द कोर्स होते हैं, क्योंकि हम तो सीए फाउंडेशन को भी पढ़ाते हैं ना। मैं तो सीए फाउंडेशन को भी पढ़ाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि जो सीएस के स्कैनर मार्केट में उनमें सीए फाउंडेशन के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं बच्चों को बोलती हूँ कि आप स्कैनर की प्रैक्टिस करो। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने ई बुलेटिन की करो, अपने मॉक टेस्ट की करो, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। अपने पीवाईक्यू साइट पे अवेलेबल है कुछ, तो वहां से ढूंढो, क्योंकि स्कैनर पे भरोसा करोगे आउट ऑफ द ट्रैक चले जाओगे, जो कि अपने पेपर का अभी मोटो एकदम नहीं है। प्लीज ट्रस्ट मी। तो ये बात आपको तब रियलाइज होगी जब 6 तारीख को आप पेपर देके घर आओगे और बोलोगे कि के मैम आपने जो बोला था वही हुआ, आपने जो कराया था वही आया। जो क्वेश्चन जिस लेवल के आप बार बार चीख चिल्ला के बोल रहे थे, अपने सेशंस में लेके आ रहे थे, उसी लेवल के आए। हम फालतू में पता नहीं क्यों इतना स्मार्ट हीरो बनने के चक्कर में रास्ता भूल जाते हैं। हम वो पढ़ते हैं जो पेपर में पूछना ही नहीं है। हम किस लिए पढ़ रहे हैं भाई? हम पेपर देने के लिए पढ़ रहे हैं ना, हम पास होने के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो हम वो क्यों पढ़े जो पेपर का हिस्सा ही नहीं है? तो प्लीज टॉपिक से मत भटको। आपके रेफरेंस मॉड्यूल हैं आपके हाथ में, वहां पे रहो, अपने क्वेश्चंस पे विजिट करो। आपके पेपर में क्या आना है उस टाइप का आपको पढ़ के जाना है, अदरवाइज भटकना एकदम नहीं है। तो मैं यही बोलूंगी कि अब बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा लेक्चर मैंने आपको दे दिया और 1.25 घंटे में हमने सब कुछ निपटा डाला है। एक बार इस लेक्चर को बढ़िया तरीके से पूरा ईमानदारी से देख लेना, फिर आप अच्छे से पेपर दे के आना। और इस बार बेटा फोड़ के आना, झंडा गाड़ के आना। इस बार मम्मी पापा का सपना पूरा करके आना। कुछ ही दिन की बात है, ये सेशन आपको मिल जाएगा 2-3 दिन पहले पेपर से। 2-3 दिन और पढ़ लो बेटा, उसके बाद तो आप ही की जिंदगी है ना, आप ही की जिंदगी है। फिर मजे करेंगे, मिलके मजे करेंगे, फिर एग्जीक्यूटिव में पढ़ाई करेंगे ना। पागल थोड़ी ना है बार बार एक ही चीज को पढ़ेंगे। ये दिमाग है ना, इस दिमाग को पकाना थोड़ी ना है। इतना इजी पेपर समझो इसको, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कर लो क्या, आप कर सकते हो, आप हो करने लायक। हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 15-15 दिन में साइंस बैकग्राउंड का बच्चा पढ़ के इस पेपर को निकालता है। लेकिन पढ़ना पड़ता है, ये नहीं कि 15 दिन भी पढ़ाई नहीं कर रहे, 1 महीने तो कम से कम 15 दिन 1 महीने तो एकदम पागल वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर लगभग 10-10 घंटे 11-11 घंटे पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो मैं यही बोलूंगी मेरे सभी बच्चों से कि यार बस ये समझ लो अब यही अटेम्प्ट अंतिम है, यही अटेम्प्ट आखिरी है और इसी में आपको कुछ करके आना है। मिलेंगे सीएस एग्जीक्यूटिव में फिर, और करेंगे ना वहां पढ़ाई, जितनी मेहनत करनी है वहां करेंगे ना, लेकिन अब इसमें दोबारा मेहनत नहीं करेंगे। सो सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पेपर करके आना, इस बार धमाल मचा के आना, पूरी शिद्दत से पेपर करके आना। इस बार कुछ भी छोड़ के मत आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यार, पढ़ के जाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ के जाना। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।